ये विश्वजीत आवाज आ रहा है ना विश्वजीत? यस सर। ओके ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का। आज आपको इंडिया का बिजनेस स्टोरी पता चलेगा, इंडिया का प्रीवियस ग्लोरी भी पता चलेगा, और साथ में हमें क्यों बिजनेस स्टडीज या बिजनेस कॉमर्शियल नॉलेज, इसका जो भी नाम है, क्यों जानना है, क्यों पढ़ना है, इसका भी आपको आइडिया मिलेगा। बड़ा इंटरेस्टिंग है। चलिए स्टार्ट करते हैं, एकदम डायरेक्ट स्टोरी से ही स्टार्ट करेंगे। ओके, इट्स अ हिस्ट्री एक्चुअली, इट्स अ हिस्ट्री। ओके, मैं स्क्रीन भी शेयर कर लेता हूँ। ओके, स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ सर। ओके ठीक है। ये इकोनॉमी ऑफ इंडिया का ओवरव्यू है, ये अभी जरूरी नहीं है एक्चुअली। ये मेरा कंप्लीट एक नोट्स है, इकोनॉमी एंड बिजनेस के ऊपर एक कंप्लीट नोट्स है। वहां से मैं आज सिर्फ आपको बिजनेस का जो हिस्ट्री है वो शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज इवॉल्विंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड बिजनेस सिनेरियो। ओके, या फिर इवॉल्विंग ऑफ बिजनेस स्टडीज। ये क्यों है, किस लिए है? दैट इज द मेन कंसर्न। ओके, इकोनॉमिक्स बाद में, पहले थोड़ा हिस्ट्री में चले जाएंगे, डायरेक्ट हिस्ट्री। फिर बाद में ये सब एकदम रिसेंट डेटा है, एकदम करेंट डेटा जो मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा बनाया सर, एकदम रिसेंट। मतलब इसमें से भी हमें बहुत कुछ जानना है, यहाँ से भी। और इसके साथ साथ क्या हुआ, साइड वाला पार्ट मिसिंग क्यों दिख रहा है? ओके ठीक है। तो चलो इंडियन बिजनेस हिस्ट्री में एक बार नजर डालते हैं। आपको बहुत प्राउड फील होगा इंडियन बिजनेस हिस्ट्री जान के। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर हिस्ट्री दिखा हुआ है, हिस्ट्री। हेलो सर, हिस्ट्री दिख रहा है ना आप लोगों को? ओके यस सर। ठीक है। नो मैटर सा, ओहो मैंने एक चीज ओपन करना भूल गया, पेन बोर्ड। ओके, तो इंडियन बिजनेस हिस्ट्री, बहुत ध्यान से सुनिएगा इंडिया का बिजनेस हिस्ट्री, क्योंकि आप लोगों को हिस्ट्री पसंद सब्जेक्ट, ये हिस्ट्री सब्जेक्ट पसंद है? आई जस्ट वांट टू आस्क, हिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट आपको पसंद है? यस सर। यस, कौन बोला? स्निग्धा? यस सर। ओके थैंक यू, पसंद है। और किसी को हिस्ट्री पसंद लगता है? मतलब डू यू रियली लाइक हिस्ट्री? स्नेहाशीष? नो? ओके क्लास का शूटिंग पीरियड ছিল। ओके, स्नेहाशीष को हिस्ट्री अच्छा नहीं लगता। विश्वजीत, हिस्ट्री अच्छा लगता है? नो सर। निकिता? काजल को हिस्ट्री कैसा लगता है? सर ठीक ठाक, थोड़ा बहुत। ओके 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 टाइप्स, ओके ओके टाइप्स। ठीक है। तो चलो देखो, जिनको हिस्ट्री अच्छा नहीं लगता है, चलो मैं गारंटी देता हूँ, आफ्टर द क्लास मेट करना है, ठीक है? आफ्टर द क्लास मेट करना है और मैं आपको प्रूव करूंगा कि आपको हिस्ट्री अच्छा लगने लगेगा। ये मेरा प्रॉमिस है आज का क्लास का, कि जिसको भी हिस्ट्री अच्छा नहीं लगता उसको हिस्ट्री अच्छा लगेगा, और जिसको अच्छा लगता है उसको और अच्छा लगेगा। चलो, आई विल ट्राई माई बेस्ट सर, गारंटी किया सर, चैलेंज। ओके, अगर कोई जबरदस्ती मन में ठान लिया कि नहीं नहीं कुछ भी हो जाए मैं तो अपने यहाँ से हटूंगा नहीं, दैट्स अ डिफरेंट इशू, बट सीरियसली हिस्ट्री
बहुत इम्पोर्टेंट है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया मैंने। हाँ, okay. अच्छा देखो, इंडिया का बिजनेस हिस्ट्री में, ये बिजनेस हिस्ट्री बोल सकते हो, इकोनॉमिकल हिस्ट्री बोल सकते हो, इज अ सिमिलर थिंग। For a continuous duration of nearly 1700 years from the year of 1 AD. Do you all know about 1 AD? 1 AD means it's kind of मतलब जीसस क्राइस्ट के लैटर, मतलब जब से जीसस क्राइस्ट, मतलब अभी क्या चल रहा है, 2000 चल रहा है ना, 2020, ओके। मतलब आफ्टर द जीसस क्राइस्ट, मतलब जब से जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ है जेरूसलम में, ठीक है, इट्स नाउ अ पार्ट ऑफ मिडिल ईस्ट एंड यूरोप का एक जंक्चर पॉइंट में है। तो उसके बाद से, जब से जीसस क्राइस्ट का जन्म है, उसके बाद का जो एरिया है उसको एडी कहते हैं, और उसके पहले का बीसी कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट। तो ये बिफोर क्राइस्ट के जन्म के बाद, ठीक है, अप टू 1700 तक, जस्ट लुक एट द ड्यूरेशन, प्लीज बात को ध्यान दीजिएगा। फ्रॉम 1 एडी टू 2020, नहीं सॉरी 1700, ओके, करंट टाइम इज 2020। From 180 to 1700, 180 to 1700, 1700 years। और करंट क्या चल रहा है, करेंटली चल रहा है 2020। अगर हम जस्ट आपको एक इक्वेशन दिखाए कि 2020 से अगर 1700 आप लेस करो, 2020 से 1700 लेस करो, कितना होता है, कितना डिफरेंस होता है, एनीबॉडी प्लीज? 320। 320 years, 320 years। मतलब एक तरफ है 320 years और दूसरा तरफ है आपका मतलब नियर अबाउट 1700 years, 1700 years, ठीक है। मतलब आपको आज पता चलेगा कि लास्ट 1700 years में इंडिया का सिचुएशन, ये ग्लोबल डेटा है, मैं ऐसा नहीं कि मन मर्जी कहीं से भी उठा लिया, ठीक है, एकदम प्रॉपर सोर्स से उठाया मैं, ठीक है, पूरा ग्लोबल इकोनॉमी से उठाया, वर्ल्ड बैंक का सोर्स है, विकिपीडिया का सोर्स है, इंसाइक्लोपीडिया का सोर्स है, ठीक है। तो आपको जो भी डेटा मिलेगा, इवन आपके स्कूल की किताब में भी आपको थोड़ा बहुत मिलेगा, इतना डिटेल्स में नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत मिलेगा। तो 1700 years इंडिया टॉप किया है सर, टॉप, इंडिया टॉप किया है। लेकिन लास्ट 320 years में इंडिया डे टू डे डिटोरिएट हुआ है। उसके पीछे रीजन भी आपको पता चलेगा, डिटोरिएट क्यों हुआ है, किस लिए इंडिया का बिजनेस सिचुएशन डिटोरिएट हुआ है, उसको भी आपको पता चलेगा। बट प्लीज, एज एन इंडियन, 15 अगस्त आ रहा है ना, 15 अगस्त आ रहा है, इट्स आवर इंडिपेंडेंस मंथ, दिस इज अगस्त। तो मुझे लगता है अगस्त इंडिया का इंडिपेंडेंट मंथ है, और इस अगस्त में, इस बार का 15 अगस्त आप कुछ और ही लेवल पे प्लीज सेलिब्रेट करना, चाहे आप दुनिया में कहीं भी हो, ठीक है, प्लीज सेलिब्रेट करना, और बहुत प्राउडली सेलिब्रेट करना एज एन इंडियन। लेकिन देखो, क्योंकि सेलिब्रेट करने लायक है सर सिचुएशन, मतलब आज का इंडिया और जस्ट 300 इयर्स बैक का इंडिया में आपको बहुत बड़ा फर्क दिखेगा, और आपको अपने देश पे इतना बड़ा प्राउड फील होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। सर बताओ ना प्लीज, हाँ, फालतू में तब से प्राउड फील करे जा रहे हो, प्लीज क्या प्राउड का बात है बता दो। ओके सर, प्लीज वेट करो, बता देता हूँ। India was the topmost economy, continuing 35 to 40% of the world GDP. The combination of protectionist, import substitutions, Fabian socialism, and social democratic inspired policies governed India for some time after the end of British rule. The economy was then characterized by extensive regulations, protectionism, public ownership of large monopolies, pervasive corruption, and slow growth. Since 1991, continuing economic liberalizations has moved the country towards a market-based economy. By 2008, India had established itself as one of the world's faster growing economies. Again, India एक faster growing economy में तो पहुंचा है, but situation is not very prouding situations, but फिर भी इंडिया एक ग्रोइंग सिचुएशन में फिर से आया है। लेकिन आप यहाँ पर एक ए वाला पॉइंट पे प्लीज ध्यान दीजिएगा, हिस्ट्री क्या बता रहा है कि पूरा वर्ल्ड का जीडीपी का 40% इंडिया बिलोंग करता था, वर्ल्ड इकोनॉमी का। कैन यू इमेजिन सर, वर्ल्ड इकोनॉमी का
टोटल जो जीडीपी था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर किसी को जीडीपी का आइडिया नहीं है, मैं उनको एक बार रिविजन्स कराता हूँ। जीडीपी क्या है? इट्स अ इकोनॉमिकल टर्म, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इट्स अ इकोनॉमिकल टर्म। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? क्या कोई मुझे बता सकता है? किसी को आइडिया है? इट्स अ जनरल नॉलेज आल्सो। व्हाट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? एनी आइडिया डू यू हैव? किसी को भी कोई आइडिया है जीडीपी क्या है? अगर है तो प्लीज शेयर करो मेरे साथ। क्या आप लोगों को मेरा आवाज आ रहा है? यस सर। স্যার ओके, গ্রস बोलो। ডোমেস্টিক ওইটা মানে পুরো কান্ট্রিতে যত প্রোডাকশন হয়েছে এটা টোটাল। পুরো কান্ট্রিতে যত প্রোডাকশন হয়েছে ওটা টোटल। ओके, इट्स अ लिटिल बिट ओके बट नॉट टोटली ओके। ओके ठीक है, मैं बता देता हूँ निकिता। चलो, वेल ट्राई। बेसिकली जीडीपी का मतलब होता है, अगर मैं आपको सिंपल बताऊं, मतलब एकदम एज ए लेमैन लैंग्वेज आप इसको याद रखना, ठीक है। ये जीडीपी वाला वर्ड ना बहुत ज्यादा यूजेबल है, बहुत ज्यादा यूजेबल है। मतलब चारों तरफ हम लोग जीडीपी जीडीपी बहुत ज्यादा सुनते हैं। ये जीडीपी का मतलब यही होता है कि किसी एक कंट्री में, ठीक है, किसी एक कंट्री में, मतलब इन वन कंट्री, इन ए पर्टिकुलर ईयर, इन वन कंट्री इन पर्टिकुलर ईयर। कंट्री एक होना चाहिए, उसका एक पर्टिकुलर ईयर भी होना चाहिए। इन वन कंट्री, जैसे वन कंट्री इन द सेंस इंडिया, ओके, वन कंट्री इन द सेंस इंडिया, इन इंडिया, इन एनी पर्टिकुलर ईयर। इफ यू मिस दिस वर्ड निकिता, तो ये डेफिनेशन गलत हो जाता है। इन एनी वन पर्टिकुलर ईयर, बिकॉज जीडीपी ना हर साल का होता है, ठीक है। ये जीडीपी जो हम लोग यूज करते हैं, ये एक्चुअली पर ईयर बेसिस में होता है। इन एनी वन पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर भी इसको तुम कह सकते हो। इन एनी वन पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, the total product, अब now you are right, okay, the total product, the total product produce, the total product produce within, हो सके तो आप नोट कर सकते हो इसको, ओके। अगर आपके पास कॉपी है तो आप लिटिल बिट नोट कर सकते हो। ऐसे तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन फिर भी ये एक हटके टॉपिक है, अचानक से इसमें आ गया। ये एक्चुअली इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाता है, नॉर्मली 12 में पढ़ाया जाता है, या फिर आप लोग जब फाउंडेशंस में पढ़ाई करते हो वहां पर भी थोड़ा बहुत है। द टोटल प्रोडक्ट प्रोड्यूस विद इन दी डोमेस्टिक टेरिटोरी ऑफ ए कंट्री। लिखा आप लोगों ने? हेलो, यस सर। यस सर लिख लिए। ओके। तो क्या हुआ? इन वन कंट्री इंडिया, in any one particular financial year, मतलब in India, in any one particular financial year, the total product produced within the domestic territory of a country, okay, and its monetary value, मतलब जो भी प्रोडक्ट उस पर्टिकुलर कंट्री में, मैं एकदम डेफिनेशन वाइज आपको नहीं बताया, मैं बस अंडरस्टैंडिंग वाइज बताया, ठीक है। नॉट एज पर डेफिनेशन, अभी जरूरत नहीं है, मैं एज पर डेफिनेशन तो नहीं बताया आपको, बस एज पर जस्ट एक मैं एक्सप्लेनेशन के थ्रू से बताया कि इन वन कंट्री लाइक इंडिया, इन एनी वन पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, द टोटल प्रोडक्ट प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री एंड इट्स मॉनेटरी वैल्यू, ठीक है, उसको क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड जीडीपी। दिस इज कॉल्ड जीडीपी, क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो कोई भी कंट्री में जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, उसका मॉनेटरी वैल्यू में अगर हम किसी पर्टिकुलर ईयर का मतलब काउंटिंग करें, तो जिसमें जो आगे रहता है, तो अगर आप यहाँ पर जो स्टोरी हम लोग अभी देख रहे थे, अगर आप इंडिया का स्टोरी यहाँ पर देख रहे थे, तो इंडिया का स्टोरी क्या बता रहा था कि पूरा वर्ल्ड जीडीपी, पूरा वर्ल्ड का जो जीडीपी है, वर्ल्ड जीडीपी का 40% के आसपास, अप टू 1700 तक, फ्रॉम 180 टू 1700 इंडिया बिलोंग करता था। एंड इट्स नॉट अ जोक, इतना दिन, इतना मतलब फॉर सच ए लॉन्गर पीरियड पूरा वर्ल्ड में लीड करना, इट्स नॉट अ जोक, ठीक है। द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटेक्शनिस्ट, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशंस,
फेबियन सोशलिज्म मतलब ये सब क्या है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या, मतलब इंपोर्ट जो बाहर से इंडिया करता था, ठीक है, या फिर प्रोटेक्शनिस्ट मतलब जो इंडिया के अंदर जो भी इंडस्ट्री था उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाता था, मतलब थ्रू दी गवर्नमेंट सिस्टम, मतलब ऑन दैट टाइम का इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम। आप इसके ऊपर स्टडी कर सकते हो, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। मतलब इसमें अगर आप फ्यूचर में जाके रिसर्च वगैरह करना चाहते हो तो सीरियसली कर सकते हो, बिकॉज इसमें सच में बहुत कुछ जानने के लिए है। फेवियन सोशलिज्म मतलब इंडिया में एक सोशलिज्म भी फॉलो होता था, अलग अलग किंग के टाइम पे अलग अलग एरिया में होता था। एंड डेमोक्रेटिक इंस्पायर, डेमोक्रेटिक कुछ एरिया ऐसा भी था जहां डेमोक्रेसी था। डेमोक्रेसी इन द सेंस आप समझते हो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोशलिज्म एंड डेमोक्रेटिक सिस्टम। आपको मैं बता दूं, इकोनॉमिक्स में मेरा कुछ ऑलरेडी वीडियोस है, ये आप लोगों का बेसिक माइक्रो इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है, ठीक है। देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। हाँ, पता है आप लोगों को 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी है। जिनका भी ये क्लास नहीं हुआ है मैं आपसे उसका क्लास शेयर करूंगा, ठीक है, आप लोग प्लीज एक बार कर लेना। बेसिकली वर्ल्ड में, फुल इन दिस होल वर्ल्ड 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी आर देयर। कोई मुझे बता सकते हो कि क्या क्या टाइप है इसका? सर सोशलिस्टिक, कैपिटलिस्टिक और मिक्स्ड इकोनॉमी। वेरी गुड। सोशलिस्टिक, कैपिटलिस्टिक, ये क्लास मैंने कराया आप लोगों को। कैपिटलिस्टिक जिनका नहीं हुआ मैं उनसे शेयर करूंगा, डोंट वरी। सोशलिस्टिक, कैपिटलिस्टिक एंड मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। इसमें ये जो सोशल एंड कैपिटल का मिक्स्ड है, ये बेसिकली इंडिया में मिक्स्ड सिस्टम फॉलो होता है, ठीक है। एक तो इकोनॉमी चलाने का सिस्टम और एक होता है आपका कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम चलाने का सिस्टम। तो कंट्री का पॉलिटिकल सिनेरियो भी सोशलिज्म, कैपिटलिज्म एंड मिक्स दोनों पैटर्न में फॉलो होता है। लेकिन पॉलिटिकल व्यू में और एक व्यू भी आ जाता है, दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। मतलब जिसमें बेसिकली वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक नेशंस क्या है, कोई बता सकते हो? वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक नेशंस, वर्ल्ड सबसे मतलब जहां पर जो पीपल ऑफ द नेशंस है वो चुनता है कि कौन उनका मिनिस्टर बनेगा। द पीपल ऑफ द नेशन शुड डिसाइड हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दैट कंट्री। मतलब कोई ऐसा नहीं कि एक बार पावर में आ गया तो कभी नहीं जाता, लाइक जैसे अरबियन नेशंस में होता है, चाइना में। हाँ नहीं, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी आपका इंडिया है। यूएस इज द सेकेंड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। यूएस सेकेंड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, इंडिया सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है। पॉपुलेशन तो देखो इंडिया का 130 करोड़ का डेमोक्रेसी है ये, और यूएसए 30 करोड़ का डेमोक्रेसी है। यहाँ पर 30 करोड़ पॉपुलेशन चूज करता है कि किसको, जैसे अभी डोनाल्ड ट्रम्प को चूज करके रखा है वो लोग, हमारे इंडिया में हम लोग मोदी को चूज करके रखे हैं, लेकिन कल चाहे तो हटा भी सकते हैं। ये सिस्टम आपको अरबियन नेशंस में नहीं दिखेगा, ये सिस्टम आपको चाइना में नहीं दिखेगा, ये सिस्टम आपको रशिया में नहीं दिखेगा, इवन ये सिस्टम आपको, हाँ यूरोपियन नेशंस में ना डेमोक्रेसी सिस्टम फॉलो होता है, ठीक है, लेकिन यूरोप में कुछ अलग अलग सिनारियो भी है। चलो सर, पॉलिटिकल तो अभी पढ़ना नहीं है, लेकिन फिर भी पॉलिटिक्स एंड बिजनेस इज वेरी कनेक्टेड। अगर आपको मजा आ रहा है तो आप मजा ले सकते हो। प्लीज मुझे बताना, इस न्यासी हिस्ट्री अच्छा नहीं लगता क्या? यहाँ पर मैं जो भी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लगते सर। हाँ भालो लागबे, लागते बाध्य। ओके चलो, तो अभी पॉइंट क्या है कि इंडिया में इकोनॉमी में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आया था वो 47 के बाद आया था, ठीक है। मतलब 1947 से लेके अप टू 1991 ये इंडिया इकोनॉमी में बहुत खराब दिन था, बिकॉज इंडिया उससे पहले ब्रिटिश के अंदर था, उसके बाद धीरे धीरे ब्रिटिश गया, फिर इंडिया का हालत बहुत, सब कुछ लेके चला गया था सब कोई। पहले तो मुगल आया था, उसके बाद ब्रिटिश आया था, बिफोर दैट तुरुस्क को मतलब तुर्की आया था, हाँ अफगान आया था, फिर मंगोलिया से आपका ये क्या नाम है, बाबर चेंगिस खां आया था। तो बहुत बार इंडिया को, मतलब बहुत बार इंडिया को लूटा गया। आफ्टर दैट 47 से 91 इंडिया का बहुत खराब टाइम था, इंडिया बहुत ज्यादा गरीब हो गया था, बहुत ज्यादा। फिर 1991 के बाद मनमोहन सिंह, हाँ आपको पता है ना मनमोहन सिंह को, जानते हो आप लोग? मनमोहन सिंह को जानते हो? हाँ, बिफोर द मोदी से पहले ये हमारा प्राइम मिनिस्टर थे। बट एक्चुअली ये इंडिया में सबसे ज्यादा फेमस नॉट एज ए प्राइम मिनिस्टर, इनको तो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर माना जाता है इन द कांग्रेस के अंदर में, लेकिन इसका मेन जो है ना, ये फाइनेंस, एज ए फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, अर्थ मंत्री के हिसाब से ये बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। 91 में ये इंडिया का फाइनेंस मिनिस्टर था, और इंडिया में एक गजब का पॉलिसी लाया था, जिस पॉलिसी के कारण इंडिया में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन आया था। इसके ऊपर आप लोगों को एक टॉपिक पढ़ा जाता है,
इसके ऊपर आप लोगों को एक टॉपिक भी पढ़ा जाएगा, ठीक है, एलपीजी बोल के, ठीक है। लिबरलाइजेशन ये इकोनॉमिक्स में भी होता है, किसी किसी का बिजनेस स्टडीज में भी होता है, ठीक है। तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के बाद ये जो इंडिया का जो एक इमर्जिंग सिस्टम है, मतलब इंडिया जिस तरह से एज ए इमर्जिंग इकोनॉमी वर्ल्ड लेवल में अपने आप को एस्टेब्लिश किया है, जो बाय 2008 इंडिया मार्केट बेस्ड इकोनॉमी बना एंड आफ्टर दैट इंडिया एक फर्स्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में अपने आप को चेंज किया, ठीक है। ये सिस्टम बाद में लिटिल बिट हुआ है, तो फर्स्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में से ऑब्वियसली इंडिया करेंटली है, लेकिन सिचुएशन एंड डेटा इज नॉट विथ इंडिया नाउ सर। लेकिन सर पिछला कुछ हिस्सा देख लेते हैं, एंशिएंट एंड मिडिवल एरीज, ठीक है। एंशिएंट टाइम में इंडिया का बिजनेस सिनेरियो एक बार आप देख लो कि एंशिएंट टाइम पे इंडिया का बिजनेस सिनेरियो क्या था। तो इतना तो आपको पता चल ही गया कि एंशिएंट टाइम पे इंडिया वर्ल्ड में टॉप करता था ना। एंशिएंट मींस नॉट वेरी टू मच बिफोर, हाँ, बहुत ज्यादा पुराना बात नहीं है। इट्स जस्ट अभी 2020 चल रहा है और मैं बात कर रहा हूँ फ्रॉम 1 AD, मतलब जीसस के जन्म के एक साल के से लेके, मतलब आफ्टर जीसस क्राइस्ट से लेके अप टू 1700 ईयर्स तक। मतलब अगर हम लोग ईयर वाइज देखें तो इंडिया 1700 साल वर्ल्ड में टॉप किया है। इंडिया वर्ल्ड में टॉप रहा है, मतलब टॉप पोजीशंस पे रहा है 1700 ईयर्स, एंड करेंटली लास्ट 300 ईयर्स इंडिया का सिचुएशन अच्छा नहीं जा रहा है। ओके, द टॉप सिटीजन्स ऑफ इंडस वैली, द सिटीजन्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशंस, जैसे कि यू ऑल नो कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशंस का ही पार्ट हम लोग है। ये आज का जो इंडिया है इट्स अ पार्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशंस, है ना। हम लोग कौन है, इंडस वैली सिविलाइजेशंस का पार्ट है कि नहीं सर, पता है आप लोगों को? हेलो सर, बताओ, वी आर पार्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशंस, यस और नो? क्या सबको मेरा आवाज आ रहा है? यस और नो, प्लीज टेल मी। यस सर, आ रहा है। ओके ओके। तो इंडिया वाज अ पार्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशंस, एंड इंडिया एक्चुअली जो आज का इंडस वैली आपका आ गया पाकिस्तान के एरिया में, ठीक है। पाकिस्तान में मतलब स्टार्ट हो गया इंडस वैली सिविलाइजेशंस। तो ठीक है, पाकिस्तान, हाँ बोलो। सर हम पायल बोल रहे हैं सर, हम लोग का इंग्लिश का क्लास होने वाला था यहाँ पे, हाँ, तो कोई ही नहीं, लेकिन इंग्लिश का क्लास में भी कोई ज्वाइन नहीं किया, तो रौनक भैया वो इंग्लिश का क्लास पोस्टपोन कर दिए, बोले सर का क्लास ज्वाइन करने के लिए। रौनक क्लास पोस्टपोन कर दिया, ठीक है कोई बात नहीं, मेरा क्लास कर लो। वो बाकी सब नहीं है, वो लोग वहाँ पे भी नहीं है, आपका क्लास में भी नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है सर, क्लास कंटिन्यू। ठीक है, रौनक भैया क्लास का पोस्टपोन किया है ना, हाँ तो ठीक है ना, तो कर लो ना ये क्लास। मैं तो तुम लोगों की लिंक शेयर करके ही रखा था। मैं ये भी बोला था कि अगर किसी का इंग्लिश का क्लास जैसे कि है, मुझे पता नहीं था कि रौनक ने अचानक डेट चेंज, टाइम चेंज किया, इसलिए मैंने बोल दिया कि ठीक है अगर इंग्लिश का क्लास है तो इंग्लिश का क्लास कर लेना, बाद में ये रिकॉर्ड कर लेना। लेकिन अगर रौनक ने किसी लगा कि तभी आपका क्लास ज्वाइन किया, तो अभी हम आके देखा तो कोई भी मतलब नहीं नहीं कोई मेरे यहाँ पर कोई नहीं था, जो भी है वो तो ये करने वाला था। हाँ, तो मतलब मैं रौनक उनको, वो लोग आपका क्लास कर रहे हैं इसलिए पोस्टपोन कर दिया। अच्छा ठीक है, कोई मिसअंडरस्टैंड हो गया होगा, ठीक है मैं रौनक से बात कर लूंगा, ठीक है अभी कर लो, मैं रौनक से बात कर लूंगा। मिसकम्युनिकेशन हो गया होगा, एक्चुअली मैं घर पे हूँ तो रौनक ने सोचा फोन नहीं किया होगा, नहीं तो रौनक डिसीजन लेने से पहले मुझे बात करता है मेरे साथ। ठीक है कोई बात नहीं। ओके देखो, तो इंडस वैली सिविलाइजेशंस पे एक बार कंसंट्रेट करना। ए परमानेंट सेटलमेंट दैट फ्लोरिश्ड बिटवीन 2800 BC, जस्ट इमेजिन, हाँ, मतलब अभी क्या चल रहा है 2020, करेंटली टाइम इज 2020, एंड अभी मैं बात कर रहा हूँ आपको 2800 BC का, मतलब बिफोर क्राइस्ट, मतलब जब जीसस क्राइस्ट का भी जन्म नहीं हुआ था, मैं तब का बात आपके साथ कर रहा हूँ, जब इंडिया का बिजनेस सिनेरियो चालू हुआ था वर्ल्ड लेवल में। मतलब आपके पास प्राउड करने के लिए ना बहुत कुछ है। एंड 1800 BC, मतलब 2800 से लेके 1800 BC तक इंडिया का जो बिजनेस सिनेरियो था, एग्रीकल्चर, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, एंड थ्रू आउट द वर्ल्ड भी यही हुआ होगा, लेकिन ऑन दैट टाइम ज्यादा कोई सिविलाइजेशन बना ही नहीं था। मतलब सिर्फ इंडिया था, और इंडिया के साथ अगर एट पर कोई था तो आप मिशोर को ला सकते हो। यू ऑल नो अबाउट मिशोर? हेलो,
इजिप्ट sir. पता है ना आपको, इजिप्ट का जो सिविलाइजेशन सिस्टम है, ठीक है, जहां पर पिरामिड वगैरह है, अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ अंदर सिमिलर पैरामीटर में अगर कोई सिविलाइजेशन ऑन दैट टाइम था, दैट इज इजिप्ट या मिशोर का सिविलाइजेशन था। तो चाहे इजिप्ट का सिविलाइजेशन हो, चाहे इंडस वैली सिविलाइजेशन हो, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन एक्चुअली मेनली इंडिया है, और जो आज के डेट में ड्यू टू सम पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस आज के डेट में वो पाकिस्तान का मैक्सिमम पोर्शन चला गया। बाकी है सर गुजरात, राजस्थान एंड जो आपका महाराष्ट्र का कुछ एरिया है जो इंडस वैली का पार्ट है, लेकिन मैक्सिमम पोर्शन थोड़ा पंजाब रीजन वो भी इंडस वैली है, और कुछ पोर्शन पाकिस्तान की तरफ चला गया। मैं आपको दिखाऊंगा मैप में कि क्या एक्चुअल में हुआ। Used uniform weights and measures, made tools and weapons। क्या क्या करता था देखो, एग्रीकल्चर करता था, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, यूज्ड यूनिफॉर्म वेट्स, मेजर्स, मतलब उस टाइम पे यूनिफॉर्म वेट सिस्टम मतलब यूनिट, केजी, ये सब मेजरमेंट पॉइंट सब कुछ हो गया था। मेड टूल्स एंड वेपन्स दैट विद एंड ट्रेडेड विद अदर सिटीज, अलग अलग सिटीज में सेल करता था। एविडेंस ऑफ वेल प्लान्ड स्ट्रीट्स, ड्रेनेज सिस्टम, ऐसा प्लान्ड स्ट्रीट्स और ड्रेनेज सिस्टम तो उस टाइम पे दुनिया में कहीं नहीं था, कहीं नहीं था। एंड वाटर सप्लाई रिवील्स देयर नॉलेज ऑफ अर्बन प्लानिंग है। आज के डेट में जो अर्बन प्लानिंग हो रहा है ऑन दैट टाइम वो बहुत, ये वर्ल्ड का सबसे पुराना है, विच इंक्लूडेड द फर्स्ट नोन अर्बन सैनिटाइजेशन सिस्टम एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ फॉर्म ऑफ म्यूनिसिपल गवर्नमेंट। ऐसा इससे पहले दुनिया नहीं देखा था। कैन यू इमेजिन, एक वर्ल्ड का बिजनेस सिनेरियो डेवलप होने पे तभी जाके एक वर्ल्ड ऐसा सोच सकता है। आज इंडिया दूसरा कंट्री को कॉपी करता है, कभी अपना ही चीज तो कॉपी करे, फिर से दूसरे को कॉपी करने का जरूरत ही नहीं है। अगर हम लोग अपना ही चीज कॉपी कर देना तो फिर से हम लोग दुनिया में राज कर सकते हैं, दुनिया में अपने आप को बना सकते हैं। लेकिन पता नहीं सर इंडिया कब करेगा, लेकिन इंडिया को पता होना चाहिए कि मतलब फ्रॉम 2800 बीसी से लेके अप टू 1700 ईयर्स तक इंडिया वर्ल्ड में अपना झंडा गाड़ा है। जो भी हो, इट्स नॉट अ इजी थिंग, मतलब चाहे तो कर सकते हैं लेकिन इच्छा भी होना चाहिए। ओके, अनदर सिनेरियो, तो इंडस वैली का एक स्टोरी आपको पता चला, ये भी एक बहुत फेमस हिस्ट्री था, क्योंकि आज का क्लास बिजनेस हिस्ट्री में ही बिलोंग है। तो वेस्ट कोस्ट में देखो, वेस्ट कोस्ट मेरीटाइम ट्रेड वाज कैरिड आउट एक्सटेंसिवली बिटवीन साउथ इंडिया एंड साउथ ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। मतलब कहाँ कहाँ ट्रेड होता था, ठीक है, मेनली होता था साउथ इंडिया में, साउथ ईस्ट एंड वेस्ट एशिया में फ्रॉम अर्ली टाइम्स until around the 14th century AD. Both the Malabar and Coromandel coast, it's a South India का part है सर, Malabar and Coromandel coast, were the sites of important trading centers from as early as 1st century BC, used for import and export as well as transit point between the Mediterranean region and Southeast Asia. Over time, traders organized themselves into association which received state patronage. Historians Tapan Rai Chaudhary and Irfan Habib, बहुत ही famous historians है, claims the state patronage for overseas trade came to an end by the 13th century। मतलब ये जो था इंडिया का, ये 13th century में आसपास आके थोड़ा सा मतलब एक कंप्लीट हुआ। एंड व्हेन इट वाज लार्जली टेकन ओवर बाय द लोकल पारसी, पारसी मतलब सर ईरानियन, जो आज के डेट में ईरान का है वो एक्चुअली पारसी है। जैसे एक फेमस पारसी का नाम मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, टाटा सर, टाटा, ठीक है, टाटा एक बहुत ही फेमस पारसी कम्युनिटी है, ठीक है, जो उसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जिसके आज के डेट में जो रतन टाटा या जमशेदजी टाटा जो टाटा कंपनी का फाउंडर है, यू ऑल नो अबाउट टाटा, ठीक है। और कौन है, ज्यूइश, ठीक है, ये भी एक्चुअली ये ज्यूइश कल्चर भी आपको ये मिडिल ईस्ट का ये उसी टाइम पे, ऑन दैट टाइम इस्लाम वगैरह नहीं था, ठीक है। Syrian Christians and Muslim communities initially on the Malabar and subsequently on the Coromandel coast, मतलब ये लोग बिजनेस सिनेरियो को ले लिया था। पारसी, ज्यूइश, सीरियन, क्रिश्चियन एंड मुस्लिम कम्युनिटीज जो था वो धीरे धीरे आफ्टर द 13th century, दैट इज 1300 के बाद, ठीक है, 1300 AD, मतलब आप समझ रहे हैं ना, मतलब फ्रॉम दी 1300, ठीक है, अभी 2020 चल रहा है, मतलब फ्रॉम दी लास्ट 700 ईयर्स ये शिफ्ट हुआ है। लेकिन वर्ल्ड का अगर पुराना देखें आप, लास्ट 2000 ईयर्स का हिस्ट्री स्टिल इंडिया गो अहेड है, ठीक है। लास्ट 2000 ईयर्स का हिस्ट्री अगर देखें तो मतलब बिफोर 2000 ईयर का हिस्ट्री अगर आप देखें तो इंडिया टॉप है, इवन नॉट बिफोर 2000 अप टू 1700 तक इंडिया टॉप में। लेकिन फिर भी धीरे 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 ये जो शिफ्टिंग हुआ बिजनेस हिस्ट्री में, मतलब वर्ल्ड लेवल में कौन बिजनेस में आगे जा रहा था, इसका पूरा का पूरा खेल 1300 के बाद चालू हुआ, जिसमें पारसी, ज्यूइश, सीरियन, क्रिश्चियन, मुस्लिम कम्युनिटीज धीरे 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 अपने आप को फैलाया, ठीक है। दिस इज कॉल्ड वेस्ट कोस्ट का सिस्टम। मतलब इंडस वैली के बाद इंडिया का जो सादर्न पार्ट है, वेस्ट कोस्ट मतलब साउथ इंडिया एंड महाराष्ट्र का जो गोवा, महाराष्ट्र, पौंडीचेरी, ये जो एरिया है, तमिलनाडु, चेन्नई, केरला, ये जो एरिया है, मैं आपको दिखाता हूँ, मैप है मेरे पास,
लेकिन पहले आप लोग मुझे बताना, ये जो बिजनेस हिस्ट्री मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। चाहे तो इसको बहुत बोरिंगली याद किया जा सकता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। देखो यहाँ पर तो छोड़ो, आपको ये मैप दिख रहा है? आप जूम कर सकते हो ना मैप को? हाँ सर। जूम करो तो मैप को आप लोग। देखो ये जो मैं आपको अभी बता रहा था, ये एरिया मैं आपको बताता हूँ कि पहले जो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन था ना, थोड़ा फट गया होगा, बाद में मैं आपको दिखा दूंगा ओरिजिनल। इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडिया का ये वाला पार्ट था, दिस पार्ट, ठीक है। ये जो पार्ट आपको मैंने अभी दिखाया, दिस इज द पार्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। एंड आफ्टर दैट ये जो मैं आपको अभी बताया ना, मालाबार एंड कोरोमंडल एरिया, ठीक है, दिस इज, ये वेस्टर्न कोस्ट जो है, दिस इज मालाबार। एंड ये जो कोरोमंडल मैं आपको बताया अभी, दिस इज दिस पार्ट। मतलब ये एरिया, मतलब ये वर्ल्ड के साथ, जैसे ये आप देख रहे हो, ये अरबियन नेशंस है ना, मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट एंड अरबियन नेशंस। दुबई आपको यहाँ मिलेगा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यहाँ मिलेगा आपको, और ये है आपका ईरान, ठीक है। यहाँ पर अफगानिस्तान है, ठीक है, अफगानिस्तान है। एंड दिस, ये जो पार्ट आपको मैंने अभी दिखाया ना, ये ईरान है, मतलब पारसी का एरिया है। मतलब 1300 के बाद थोड़ा शिफ्टिंग हुआ, चालू हुआ, लेकिन बिफोर दैट इंडिया इज ऑलवेज देयर, इंडिया ऑलवेज टॉप में था, ठीक है। भगवान करे फिर से ये 15 अगस्त आ रहा है, हम लोग फिर से टॉप में पहुंचे। अगर हम लोग मेहनत करेंगे तो भगवान कुछ नहीं करेगा, एक्चुअली हमें ही करना पड़ेगा, जो भी हो। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है बिजनेस हिस्ट्री। तो ये था थोड़ा बहुत मैपिंग वाइज, ठीक है। उस टाइम पे अमेरिका अमेरिका कुछ था नहीं सर प्रॉपर वे में, जंगल हुआ करता था, सब कुछ ट्राइब्स था सब। जस्ट अ मिनट। ओके, नेक्स्ट। तो ये हुआ आपका। अभी मैं आपके साथ बात करूंगा सिल्क रूट का। मतलब आपको मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशंस बताया, आफ्टर दैट मैंने आपको वेस्ट कोस्ट में बिजनेस कैसे शिफ्ट हुआ, फ्रॉम इंडस वैली से लेके वेस्ट कोस्ट तक कैसे बिजनेस शिफ्ट हुआ। फिर आफ्टर दैट उसके बाद कौन आया, उसके बाद आया सिल्क रूट। ये सिल्क रूट के टाइम पे ना इंडिया का बिजनेस सिनेरियो और डेवलप हुआ। आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए सिल्क रूट का कहानी, ठीक है। क्योंकि इस टाइम पे इंडिया वर्ल्ड में मतलब अपना, मतलब पूरा एक, क्या बताऊं सर, मतलब बहुत ज्यादा। अदर scholars suggest trading from India to the West Asia and Eastern Europe was active between 14th to 18th centuries. During this period, Indian traders settled in Surakhani, सबब ऑफ ग्रेटर बाकू, अजरबैजान। ये अजरबैजान सर ये वाला एरिया में है, ये मिडिल ईस्ट एंड यूरोप का। आप लोगों को पता है सर ये सब वर्ड आप लोग सुने हो, ये सब कंट्री का नाम प्लीज बताओ मुझे। नो सर। नहीं सुनने? स्निग्धा, अजरबैजान का नाम सुने स्निग्धा? नहीं सर। सर कभी मैप में सर्च करना, तुर्की है ना, तुर्की, तुर्की का नाम सुने हैं क्या? है सर। चलो Yes, सर एक sir. बार आपको, मैं आपको आज के डेट का सिचुएशन बताता हूँ। सिनेरियो काफी बदला है, लेकिन बदलते टाइम के साथ मैप में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है। हाँ, एरिया वाइज कंट्री का ऑक्यूपेशन, मतलब किसके पास कितना गया नहीं गया, उसमें थोड़ा चेंजेस जरूर आया, लेकिन एक चीज में बदलाव नहीं आया, मैप तो नहीं चेंज हुआ। मैप तो कुछ वैसा ही है जैसा हुआ करता था। ये देखो, देख पा रहे हो क्या? दिस इज आवर इंडिया,
ये मैं आपको बताया ईरान, ये है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यही है दुबई, दिस इज सऊदी अरेबिया एट ए होल, ये है आपका अजरबैजान, देख पा रहे हो, ये है तुर्की, हियर इज सीरिया इराक, और ये जो पार्ट है ना, ये जॉर्जिया देख रहे हो ना, जॉर्जिया इज इन यूरोप, ठीक है, यहाँ पर बुल्गारिया ग्रीस ये सब यूरोप में है, ये चैनल, ये इस्तांबुल है, ये तुर्की का कैपिटल हुआ करता है, ये अजरबैजान तुर्की, ये सब एरिया उस टाइम पे सिल्क रूट हुआ करता था। सिल्क रूट का एरिया मैं आपको कुछ ऐसे दिखा सकता हूँ, मतलब थ्रू सिल्क रूट का मतलब होता है बिजनेस का रूट, उसका नाम सिल्क इसलिए, सिल्क रूट ऐसे इसलिए हुआ था क्योंकि हम लोग जो कपड़ा पहनते हैं ना आज के डेट में भी, हाँ, रेमॉन्ड, अलग अलग ब्रांडेड कपड़ा पहनते हैं, किससे बनता है ये ब्रांडेड कपड़ा? सिल्क से बनता है। तो क्लोथ का ट्रेडिंग ये पाकिस्तान तो कहीं नहीं था सर, पाकिस्तान पिक्चर में था ही नहीं, इट्स इंडिया, ठीक है, इसको काटो, इसको काटना चाहिए, मैं तो इसको मानता ही नहीं, ठीक है, इट्स इंडिया, जबरदस्ती लेगा तो क्या उसका हो जाएगा, ये इंडिया है, ठीक है, यही तो है इंडस वैली सिविलाइजेशंस, दिस इज एक्चुअल इंडस वैली सिविलाइजेशंस, दिस इज एक्चुअल इंडस वैली सिविलाइजेशन इज हियर, एंड ये मालाबार कोस्ट जो मैं आपको बताया, ये यहाँ मालाबार एंड कोरोमंडल, ठीक है, ये एक्चुअली इंडिया, इंडस के कारण ही तो इंडिया को इंडिया कहा जाता है। तो कहने का मतलब यही है कि ये चाइना है ना, चाइना बहुत दिन से बिजनेस में बहुत अच्छा है, ये चाइना होके इस तरह से, ये अपना अपना सिलीगुड़ी है ना, सिलीगुड़ी और सिक्किम के आसमान के ऊपर से, नेपाल होके कश्मीर के नीचे से तक्षशिला, ये एक्चुअली इंडिया का तक्षशिला हुआ करता था, तक्षशिला आज जहां पर इस्लामाबाद है पाकिस्तान का, आज जहां पर पाकिस्तान अपना कैपिटल बना है इस्लामाबाद, वो तक्षशिला हुआ करता था। इस तरह से अफगानिस्तान होके, ईरान होके, फिर पूरा यूरोप के साथ इंडिया ट्रेड करता था। आपको बात समझ में आ रहा है? और उसके बाद जब वाटर वाला वेज निकल गया, ठीक है, तो वाटर वेज से दुबई वगैरह से वगैरह के साथ, तब दुबई वगैरह में तेल का ना डिस्कवरी नहीं हुआ था, मैं जब का बात कर रहा हूँ, तो ये सब एरिया पूरा एकदम डेजर्टेड, फुल्ली डेजर्टेड एरिया था, कुछ लोग ऐसे रहता नहीं था, ठीक है, तो फिर पानी वाला रूट आ गया, ठीक है, तो ये है अजरबैजान। अजरबैजान उस टाइम पे बहुत ही फेमस एक मतलब बिजनेस का ये हुआ करता था, बहुत फेमस राजा होगा जगह था सर, यूरोप एंड एशिया के बीच में, इट्स मिडिल ईस्ट, इसीलिए मिडिल ईस्ट कहते हैं सर। हिस्ट्री जियोग्राफी क्या चल रहा है सर? बिजनेस चल रहा है, बिजनेस। आपको जब तक आपको किसी चीज का स्टोरी नहीं पता रहेगा ना, तो आप कैसे पता करोगे कि एक्चुअल में हो क्या रहा है? ओके, ठीक है सर। तो बिजनेस का हिस्ट्री में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ फेमस कहानी भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखो, सबब ऑफ ग्रेटर बाकू अजरबैजान, दिस ट्रेडर्स बिल्ड ए हिंदू टेम्पल। अगर आप अजरबैजान जाएंगे ना, जैसे मैंने आपको बताया इस पर्टिकुलर पॉइंट में अजरबैजान है ना, यहाँ पर आपको हिंदू टेम्पल्स भी दिखेगा, आज भी है, दैट्स व्हाई ये इतना इंपॉर्टेंट है। व्हिच सजेस्ट कॉमर्स वाज एक्टिव एंड प्रॉस्परस फॉर इंडियंस बाय द 17th सेंचुरी। यही बता देता है कि हिंदू एक जगह में टेम्पल कैसे बन सकता है, अगर वहां पर उस कम्युनिटी का बहुत दबदबा हो, है ना। अगर किसी जगह में जैसे अगर आप आज के डेट में लंदन जाओ, कनाडा जाओ, यूएसए जाओ, इवन आज आप दुबई जाओ, दुबई में भी रिसेंट ट्रेंड में ही हिंदू टेम्पल का परमिशन हुआ है, ठीक है, अरबियन नेशंस पे, पहले नहीं हुआ करता था। तो क्यों हिंदू टेम्पल्स बना उधर? इसलिए बना क्योंकि वहां पर कम्युनिटी का बहुत दबदबा बना है, और बिजनेस करने के लिए उस टाइम पे लोग जाते थे, जॉब का उतना मतलब जॉब के लिए नहीं जाता था उस टाइम पे, बिजनेस फैलाने के लिए जाता था। फर्दर नॉर्थ द सौराष्ट्र, सौराष्ट्र समझते हो? सौराष्ट्र मतलब गुजरात, सौराष्ट्र मतलब गुजरात। बंगाल, बंगाल कोस्ट प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल, दिस इज आवर बंगाल, ठीक है, मैं जहां रहता हूं बंगाल, बंगाल बहुत इंपॉर्टेंट रखता था सर, बिकॉज बंगाल का जो कोस्टल लाइन है ये बहुत अच्छे से पूरा मतलब वर्ल्ड को कनेक्ट कर सकता था। ये देखो बंगाल का कोस्टल लाइन, देख पा रहे हो आप? बंगाल का कोस्टल लाइन देखो, बंगाल मतलब आज का बांग्लादेश लेके रे बाबा, हाँ, तब बांग्लादेश कुछ नहीं है, इसको भी मैं नहीं मानता, जबरदस्ती धर्म के नाम पे ले लिया। धर्म के नाम पे कंट्री बांटता है क्या? हाँ, लोगों का लैंग्वेज चेंज नहीं होता है, भाषा बांग्ला बोलता है, कंट्री दूसरे का हो गया। पता नहीं सर, मुझे तो बहुत गुस्सा आता है, मतलब एकदम इलॉजिकल। देखो बंगाल का कोस्टल लाइन देखो, कितना बड़ा बंगाल का कोस्टल लाइन है। हाँ, मैप में अगर इतना बड़ा है तो रियल में कितना बड़ा होगा, ठीक है। तो ये बंगाल का कोस्टल लाइन ना पूरा वर्ल्ड के साथ बिजनेस करने में हेल्प करता था, इधर इधर साउथ ईस्ट एशिया में, इधर श्रीलंका के साथ, ठीक है, मतलब पूरा वर्ल्ड में। दिस इज दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड बे ऑफ बंगाल, ओके। तो बंगाल का कोस्टल लाइन एंड इधर सौराष्ट्र मतलब गुजरात, ओके, गुजरात का कोस्टल लाइन ये अरेबियन सी के साथ, ये भी मतलब ये इंडिया का बिजनेस सिनेरियो में बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता था, पूरा वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करता था। समझ में आ रहा है सर? इंडिया का जियोग्राफिकल कंडीशन देख रहे हो आप,
ऐसा इतना अच्छा जियोग्राफिकल कंडीशंस बहुत ही कम कंट्री को मिलता है, बहुत ही कम कंट्री को मिलता है। हेलो, प्लीज बताना, क्या सच में ऐसा सबको है? अब दूसरा कंट्री को देखो, इतना बड़ा सी लाइन किसके पास है? हाँ, बहुत ही कम कंट्रीज के पास है। चाइना के पास है लेकिन एक ही साइड में है, इंडिया को तो तीनों साइड में है, साउथ में है, इधर है, ईस्ट में है, वेस्ट में है, नॉर्थ में पहाड़ी है, और बीच में पूरा प्लेन लैंड। इंडिया का क्या जियोग्राफी है, सीरियसली ऐसा जियोग्राफी आपको बहुत कम कंट्री में मिलेगा। मतलब मैक्सिमम कंट्री में ना मोनोटोनस जियोग्राफी है, मतलब पहाड़ी है तो पहाड़ी है, डेजर्ट है तो डेजर्ट ही है। मतलब इंडिया में तो हर 150 किलोमीटर छोड़ छोड़ के आपको जियोग्राफी चेंज हो जाता है। मतलब इतना मल्टीपल टाइप्स ऑफ मतलब डायनामिज्म आपको बहुत ही कम कंट्री में मिलेगा देखने को। सर क्या तब से इंडिया का सर करना ही चाहिए ना, अपना है। और सर बात हम खुद नहीं कर रहे, ये जो मैं आपके साथ डेटा शेयर कर रहा हूँ ये तो वर्ल्ड हिस्ट्री बता रहा है, ठीक है, वर्ल्ड बिजनेस हिस्ट्री बता रहा है सर, मैं अकेला नहीं बता रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर सिल्क रूट का कहानी देखो। फर्दर नॉर्थ सौराष्ट्र बंगाल कोस्ट प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन मैरीटाइम ट्रेड एंड द गैंजेटिक प्लेन्स एंड द इंडस वैली हाउस्ड सेवरल सेंटर्स ऑफ रिवर बोर्न कॉमर्स। रिवर बोर्न कॉमर्स मतलब रिवर को यूज किया जाता था, जैसे यहाँ पर जैसे दिखा रहा है, आप देख पा रहे हो, है ना, रिवर बोर्न कॉमर्स। मोस्ट ओवरलैंड ट्रेड वाज कैरिड ऑन वाया द खाइबर पास। डू यू ऑल नो अबाउट खाइबर पास? एक्चुअली पंजाब रीजन हुआ करता था, कश्मीर बोल के कोई जगह नहीं था, कश्मीर था, कश्मीर का नाम एक्चुअली पंजाब हुआ करता था। और ये पंजाब में कश्मीर रीजन में, जो आज के डेट में कश्मीर है, वहां पर एक एरिया है खाइबर पख्तूनख्वा, नाम सुने हो क्या? हेलो, क्या आप लोग कभी नाम सुने हो हाँ, खाइबर सर। पख्तूनख्वा? हाँ, यस और नो? ना सर। नो सर। किसी ने भी सुने हो क्या? किसी ने नहीं सुना? No, sir. सर क्या क्या पढ़ा रहे हो, ऐसा नाम ही कभी नहीं सुने। जस्ट मिनट, मैं आपको खाइबर पख्तूनख्वा दिखाता हूँ। इसको खाइबर पास भी कहते हैं। इट्स अ मतलब आज की डेट में ये एरिया बेसिकली, इस एरिया में अभी जंगीवादी चल रहा है सर, ठीक है, लेकिन ये एरिया एक टाइम पे पूरा वर्ल्ड को, स्पेशली हमारे कंट्री को, बहुत बिजनेस को डेवलप करने में हेल्प किया था सर। खाइबर पख्तूनख्वा, खाइबर कुछ इसी एरिया में है। या आप इस्लामाबाद देख रहे हो ना, ये कश्मीर के ऊपर वाला एरिया होगा, मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा है, बट मोस्ट प्रोबेबली दिस एरिया, खाइबर पख्तूनख्वा। और थोड़ा जूम करने से में भी आ सकता है, खाइबर पास। सर सर्च कीजिए। यहाँ सर्च हो सकता है, हो सकता है, खाइबर, हाँ मिल गया। चलो पहुंचते हैं, कहाँ गया रे, शो क्यों नहीं कर रहा है? हाँ मिल गया, देखो एकदम सही जगह में था मैं लेकिन अभी उतना पॉपुलर नहीं है इसलिए। देखो सर, दिस इज द एरिया, इट्स मतलब पूरा हिल्स में है, मतलब हिमालयज में है सर, देख रहे हो, मतलब हिमालय के ना जस्ट नीचे वाला एरिया एक पास है, मतलब जो ट्रेड के लिए यूज किया जाता है, बिकॉज हिमालय से तो आप ट्रेड नहीं कर सकते। ये देखो उस टाइम पे मतलब सिल्क रूट जो बना था वो बेसिकली हिमालय के जस्ट बिलो एरिया, मतलब जिसको हम लोग बेसिकली तराई बोलते हैं। तराई मीन्स जो मतलब हिल्स नहीं, माउंटेन्स के नीचे वाला एरिया होता है, ये है, दिस इज द एरिया खाइबर पख्तूनख्वा, ठीक है। मतलब ये एरिया आज की डेट में स्वाट, मतलब ये आपका फेमस वो पाकिस्तानी वो है ना, वो आप मलाला को जानते हो, मलाला यूसुफजई जिसको नोबेल मिला है सबसे छोटा, सर। उनका भी घर आसपास में ही कहीं है, ठीक है। स्वाट प्रदेश बोल के एक एरिया है पाकिस्तान में, जो हिंदू कुश माउंटेन के पास है, हिंदू कुश माउंटेन के जस्ट बगल में है वो एरिया, पूरा एकदम बाद में वो बुद्धिस्ट का एरिया हुआ था। आज के डेट में सारा का सारा बुद्धिस्ट टेम्पल को गिराकर तब क्या कर रहा है सर, पूरा इंडिया का हिस्ट्री खत्म कर रहा है, पूरा इंडिया का हिस्ट्री। मतलब सीरियसली हम लोग राम टेम्पल्स बनाए सर, लेकिन हमें क्या क्या नहीं बनाना चाहिए आपको पता ही नहीं है। मतलब सारा का सारा हिस्ट्री मिट्टी तले दबे जा रहा है, पता नहीं कि कभी इसका कुछ होगा कि नहीं। मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि इंडिया का क्या है और किस तरह से इंडिया का हर एक हिस्ट्री को दबाया जा रहा है, हर एक हिस्ट्री को कुछ रखना ही नहीं चाहता है कोई। और मैं आपको वही तो बता रहा हूँ, देखो ये देखो, ये है एबोटाबाद, एबोटाबाद यहीं से लादेन को उठाया गया था, पाकिस्तान में है, ठीक है। ये सब जगह का नाम ये सब नहीं है, ये सब जगह का नाम ना एक एक हिंदू नाम है सब, तो ये सब जबरदस्ती। इस्लामाबाद क्या है, ये रावलपिंडी कौन बनाया जानते हो? ये रावलपिंडी बप्पा रावल, महाराणा प्रताप का दादाजी है।
इस्लामाबाद का नाम इस्लामाबाद तो जबरदस्ती रखा गया, ये एक्चुअली हमारा तक्षशिला, ये देखो तक्षशिला देख रहे हो सर, देख पा रहे हो तक्षशिला, वर्ल्ड का पहला यूनिवर्सिटी आज भी है, वर्ल्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये। देख पा रहे हो क्या? हेलो, ये देखो तक्षशिला, वर्ल्ड का पहला यूनिवर्सिटी, द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। इससे पहले वर्ल्ड में यूनिवर्सिटी नहीं हुआ करता था, ये हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, कोलंबिया कुछ नहीं था, ये था। ये इकोनॉमिक्स में हम लोग चाणक्य को बोलते हैं ना, आचार्य चाणक्य, इसी का यहीं का प्रोफेसर था, चाणक्य यहीं का प्रोफेसर था। ये है तक्षशिला, देखो इस्लामाबाद एरिया ही है, इसी एरिया में तक्षशिला था, पूरा एरिया का नाम तक्षशिला हुआ करता था। अरे ये पूरा पंजाब एरिया का अंडर आता था, ये पूरा एरिया पंजाब के अंदर आता था, खत्म कर दिया, जो भी हो चलो। लेकिन आपको समझ में आ रहा है ना इंडिया का बिजनेस सिनेरियो। एक कंट्री तभी इतना मतलब बड़ा होता है जब उस कंट्री के पास इतना एसेट होता है। आज भी इंडिया के पास बहुत कुछ है कि हम लोग यूज नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ईच एंड एवरीथिंग बहुत रिच थे हम लोग, बहुत रिच थे। ओके तो सिल्क रूट का मतलब आपको समझ में आ रहा है। ये आप सिल्क रूट में जा सकते हो। एक एरिया है, मैं आपको बता सकता हूँ, कभी भी आप लोग इंडिया में सिक्किम में जाओ ना तो आपको सिल्क रूट जाने का मौका मिलेगा। ठीक है, सिक्किम में आप सिल्क रूट का एरिया देख सकते हो। वहां पर आज भी वो मतलब आज से मतलब 2000 ईयर्स बैक जो बिजनेसमैन लोग जो अपना बनाया था ना, रास्ता बनाया था, जो रहने के लिए जो होटल वगैरह बनाया था, वो सब छोटा छोटा आपको टूटा हुआ मिलेगा, लेकिन है स्टील इज देयर। देखो खाइबर पास कनेक्टिंग पंजाब रीजन, जैसे कि मैंने आपको अभी कहा, अफगानिस्तान एंड ऑनवर्ड टू द मिडिल ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया। ऑल्दो मेनी किंगडम्स एंड अदर रूलर्स इशूड कॉइन्स, बार्टर वाज प्रिवेलेंट। बार्टर आप समझते हो, villages paid a portions of their agricultural produce as revenues to the rulers, while their craftsmen received a part of the crops and harvest time for their service। इस तरह से बिजनेस को बिल्डअप किया था। यह है हिस्ट्री, इट्स अ वेरी रिच हिस्ट्री। मुझे नहीं लगता, समझ में नहीं आ रहा है कि आप इसको किस तरह से समझ रहे हो, बट मैं तो बड़ा इंटरेस्टिंग से समझता हूँ कि अगर हम लोग ऐसे थे तो फिर से बन सकते हैं। मुगल एरा फिर आ गया सर, मुगल एरा। मुगल एरा में तो इंडिया वर्ल्ड में अकबर के पास, अकबर ऑल टाइम रिचेस्ट पर्सन है वर्ल्ड का, ऑल टाइम रिचेस्ट। मतलब अगर आप वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन, जैसे आज के डेट में वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट पर्सन कौन है, प्लीज कोई मुझे बता सकते हो? इन टूडेज टाइम हु इज द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड? Any idea from anyone? किसी को नहीं पता? नहीं सर, बिल गेट्स चला, बिल गेट्स बहुत सारा डोनेट कर दिया, करेंटली नहीं है, पर्सनल एसेट उतना नहीं है अभी, डोनेट कर दिया। जेफ बेजोस अमेज़न का, जेफ बेजोस अमेज़न कंपनी का जो ओनर है, अभी वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन है। बिल गेट्स भी ऑल टाइम रिचेस्ट में से ही आता है, लेकिन करेंटली जेफ बेजोस चल रहा है। सम्राट अकबर जो थे मुगल एम्पायर में, वो वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट पर्सन में से एक है। मतलब जितना एसेट उनके पास था, आज तक किसी इंडिविजुअल्स के पास इन्फ्लेशन रेट लगा के भी उतना एसेट ना तो बिल गेट्स ने बनाया है और ना ही जेफ बेजोस के पास है। मतलब आप समझ पा रहे हो ना कि इतना एसेट कैसे बना सकता है कोई, वो भी इंडिया के अंदर। ये सब आप देख रहे हो सर, ये सोमट थ्रेसपल्ली प्लेट्स granted to Saint Thomas Christians by South Indian Chera ruler Santu Ravi Verma testify that merchant guilds and trade corporations played a very significant role in the economy। हम लोग जो कॉर्पोरेट कल्चर का बात आज बताते हैं, आज के लिए दुबई, सिंगापुर क्यों फेमस है? बिकॉज ऑफ कॉर्पोरेट कल्चर। ये कॉर्पोरेट कल्चर इंडिया के पास था। एंड सोशल लाइफ ड्यूरिंग द कुलशेखरा पीरियड ऑफ केरला इंडिया, क्या गजब का सोशल लाइफ हुआ करता था। जो भी हो, the Indian economy was large and prosperous under Mughal Empire until 18th century. Seen Harkin estimates China and India may have accounted for 60 to 70% of world GDP। मतलब दोनों मिला के, चाइना एंड इंडिया दोनों मिला के 60 to 70% of the world GDP हुआ करता था in the 17th century, मतलब 1700s। The Mughal economy functioned on an elaborate system of coined currency and land revenue and trade. Gold, silver, copper coins issued by the royal mints, which functioned on the basis of the coinage, the political stability and uniform revenues policy resulting in centralized administration under the Mughals।
ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? हेलो, हिस्ट्री समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू सर। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी था ब्रिटिश। उसके बाद देखो मुगल्स के जाने के बाद, एक्चुअली मुगल्स को हराया बाद में ब्रिटिश ने। मतलब इंडिया को सबको ही ना एकदम जैसे वो चील खाता है ना सर, चील देखे हो ना, बाज जिस तरह से नीचे मतलब एकदम चीड़ फीड़ करके खा के चला जाता है, इंडिया को इस तरह से खाया गया है। मुगल्स coupled the well developed and internal trade network ensured that India before the arrival of the British was to a large extent economically unified despite having a traditional agrarian economy। मतलब डिस्पाइट ट्रेडिशनल एग्रेरियन इकोनॉमी, एग्रेरियन इकोनॉमी मतलब समझते हो, एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी को एग्रेरियन इकोनॉमी बोलते हैं, प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड। हाँ, एग्रेरियन इकोनॉमी मतलब जो इकोनॉमी एग्रीकल्चरल बेस्ड होते हैं। आज के डेट में इंडिया स्टिल एग्रेरियन इकोनॉमी है, लेकिन बीइंग एग्रेरियन इकोनॉमी इंडिया वर्ल्ड में टॉप करता था, कैरेक्टराइज्ड बाय ए predominance of subsistence agriculture with 64% of the workforce in the primary sectors। मतलब 3 सेक्टर्स होते हैं, प्लीज रिमेंबर रखना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्नेक। ठीक है, एक होता है प्राइमरी सेक्टर्स, एक होता है सेकेंडरी सेक्टर्स, एक होता है टर्शियरी सेक्टर्स। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर्स मींस एग्रीकल्चरल पार्ट, ओके, जो एग्रीकल्चरल एंड एग्रीकल्चर रिलेटेड लाइक हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, मतलब एनिमल्स जो बना ये किया जाता है लाइक पोल्ट्री फार्म, गोट फार्म, काउ एटसेट्रा। तो एग्रीकल्चर रिलेटेड में सब आ जाते हैं। टर्शियरी एंड सेकेंडरी में आते हैं बेसिकली इंडस्ट्री, एंड टर्शियरी में आता है सर्विस। ओके, तो उस टाइम पे देखो 64% प्राइमरी में था, 36% सेकेंडरी में, एंड टर्शियरी दोनों मिला के था। हायर देन इन यूरोप, मतलब यूरोप में भी इतना लोग सेकेंडरी एंड मतलब टर्शियरी सर्विस सेक्टर्स में काम नहीं करता था। where 65 to 90% of its workforce were in agriculture in 1767, 5 to 75% in agriculture in 1750। मतलब यूरोप से भी इंडिया का सिचुएशन बेहतर था। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इंक्रीज अंडर मुगल agrarian reforms with Indian agriculture being advanced compared to Europe at the time। आज के डेट में यूरोप वर्ल्ड का सबसे डेवलप्ड कंटिनेंट है, वर्ल्ड का सबसे डेवलप्ड कंट्रीज, मतलब जितना आप काउंटिंग कर लो इतना डेवलप्ड कंट्रीज आज के डेट में यूरोप में है। लेकिन अप टू 1750 तक वर्ल्ड का सबसे अच्छा कंटिनेंट इंडिया हुआ करता था। सच एज दी वाइड स्प्रेड यूज ऑफ सीड ड्रिल अमंग इंडियन पीजेंट्स बिफोर इट्स एडॉप्शन इन यूरोपियन एग्रीकल्चर। मतलब जब इंडिया में एग्रीकल्चरल पैटर्न यूरोपियन सिस्टम में चालू होने से पहले इंडिया जो पैटर्न फॉलो करता था उसी पैटर्न में इंडिया बेस्ट था। लेकिन देखो ऐसा दूसरे को कॉपी करने गया और अपना चीज भूल गया, और फिर देखो आज यूरोप आगे निकल गया, इंडिया पीछे रह गया। The Mughal Empire had a thriving industrial manufacturing economy, with India producing about 25% of world industrial output। पूरा दुनिया का 25% इंडस्ट्रियल आउटपुट, मतलब उस टाइम पे जो भी इंडस्ट्रियल नीड होता था, ठीक है, जैसे आज के डेट में इंडस्ट्रियल नीड में टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रियल नीड्स है, स्टील है, आयरन ओर है, कोल है, मैंगनीज है, यू ऑल नो एल्यूमिनियम है, देयर इज लॉट्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। आई थिंक ऑन दैट टाइम भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ था, तो वो उसमें 25% इंडिया अकेला बिलोंग करता था। कैन यू इमेजिन, मेकिंग इट द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग सेंटर इन इंटरनेशनल ट्रेड। आज चाइना ने कुछ प्रोडक्ट देना क्या बंद कर दिया, मतलब क्या हालत हुआ देख रहे हो आप इंडिया का? क्या आप लोग देख पा रहे हो किस तरह से टेक्नोलॉजिकल गुड्स का दाम बढ़ रहा है? इवन अवेलेबल भी नहीं है मार्केट में। 10,000 का चीज रिसेंटली मैंने ही परचेस किया, एक 10,000 का कैमरा मुझे कितने में परचेस करना पड़ा जानते हो? 21,000 में, बिकॉज इंडिया में उसका मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है, वो टेक्नोलॉजी चाइना से हमें मिलता था। मतलब हम लोग अपना एजुकेशन सिस्टम को कहां पर पहुंचाए, हमारा वर्क कल्चर को किस लेवल पे लेके गए। अगर इसको एजुकेशनल सिस्टम कहते हैं तो दिस इज नॉट एजुकेशनल सिस्टम। जो एजुकेशनल सिस्टम इंडिया को अपने पैरों में खड़ा नहीं रखता, ऐसा पढ़ाई ना ही करना अच्छा है। इससे अच्छा तो मतलब सीरियसली वो बोलते हैं ना कि भाई भैंस चराने निकलो, दैट्स अ बेटर थिंग। उससे अच्छा गाय भैंस चराने से ना फिर भी इंसान को जीने का मौका मिल जाएगा, एटलीस्ट दूध मिल जाएगा गाय से, थोड़ा बहुत खेती करेगा तो खेती से कुछ ना कुछ खाने को मिल जाएगा, थोड़ा फ्रूट का पेड़ लगा देगा तो क्या चिंता। पता नहीं लोग क्या सोचते हैं, बट सीरियसली इंडिया को मतलब रिबिल्ड या रिथिंक करना चाहिए। मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एंड कैश क्रॉप्स फ्रॉम द मुगल एम्पायर वर सोल्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड। कैश क्रॉप्स मींस ऐसा क्रॉप जो, कैश क्रॉप मींस कॉमर्शियल एग्रीकल्चर, लाइक जिसमें आज के डेट में आ जाता है सर, ऑन दैट टाइम टी तो नहीं था, लेकिन मैं आज के डेट में आपको बताता हूँ टी, कॉफी,
रबर, ठीक है, या फिर हो सकता है कि टी था, मुझे नहीं पता, या फिर हमें नहीं पता, मे भी होता, हो सकता था टी, कॉफी, रबर काइंड ऑफ, जो जूट, ठीक है, जूट, जूट भी कैश क्रॉप में बहुत फेमस था, आज भी है लेकिन उतना यूज कम हो गया, फिर से जूट का यूज आ रहा है, बिकॉज प्लास्टिक यूज के कारण जिस तरह से वर्ल्ड एनवायरनमेंट में एक डिटोरिएशन आया है, उसके बाद जूट का पॉपुलैरिटी वंस अगेन, और जूट प्रोडक्शन से वर्ल्ड नंबर 1 कौन है जानते हो? स्टिल नाउ बंगाल रीजन, मतलब इंक्लूडिंग बांग्लादेश, बांग्लादेश को मिला के, ओके, बांग्लादेश एंड वेस्ट बंगाल, ये दोनों जूट बनाने में, जूट का एग्रीकल्चर में, एंड ऑल्सो फॉर जूट मिल। आपको बता दो, अगर आप लोग कोलकाता के बारे में जानते हो, कोलकाता माई होम सिटी, कोलकाता, कोलकाता में गैंजिस जो है, गंगा मैया के दोनों साइड में करेंटली करीब करीब मतलब 150 के आसपास जूट इंडस्ट्री, जूट मिल बंद पड़ा है, जूट मिल बंद पड़ा है, बिकॉज हम लोगों ने इसको मॉडर्न नहीं कर पाया, मॉडर्नाइज नहीं कर पाया, समय के साथ हम लोग टाइम टू टाइम इसको, इंडस्ट्री को अप टू डेट नहीं कर पाए। आज 150 के आसपास, मतलब आज अगर ये ओपन हो जाए ना, वेस्ट बंगाल में कम से कम 1 करोड़ इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्टली 1 करोड़ जॉब होगा। अगर 1 करोड़ जॉब मतलब, कैन यू इमेजिन, वेस्ट बंगाल का टोटल सिनारियो बदल जाएगा। सर क्या बोलते हो? हाँ सर, वेस्ट बंगाल का पॉपुलेशन कितना है जानते हो? वेस्ट बंगाल का पॉपुलेशन है 9 करोड़ अप्रॉक्स, 9 करोड़ अप्रॉक्स, दिस इज द पॉपुलेशन ऑफ वेस्ट बंगाल। इंडिया का सेकेंड कंजेस्टेड एरिया है, सेकेंड कंजेस्टेड एरिया, मतलब इतना ज्यादा भीड़ इससे पहले सिर्फ बिहार के पास ही है। इंडिया का सेकेंड कंजेस्टेड मतलब स्टेट है, पर स्क्वायर किलोमीटर में, पर स्क्वायर किलोमीटर में यहाँ पर नियर अबाउट 1500 के आसपास लोग रहते हैं। याद रखना, इतना ज्यादा और कहीं नहीं। जहां नेशनल एवरेज कितना जानते हो इंडिया का? 365, वहीं पर 1500 के आसपास लोग रहते हैं। बिहार टॉप करता है, बिहार के बाद बंगाल है। बंगाल में 9 करोड़ अप्रॉक्स पॉपुलेशन है। अगर 1 करोड़ लोगों को जॉब मिल जाता है, एक एक फैमिली में अगर 4 मेंबर है, तो 1 करोड़ में अगर 4 डिपेंडेंट है, तो कितना लोग डिपेंडेंट, मतलब जूट मिल अगर ठीक ठाक से ओपन होके फिर से रिबिल्ड होगा, रीथिंक होगा, तो 4 करोड़ पॉपुलेशन को बेनिफिट मिलेगा। कैन यू इमेजिन? तो आउट ऑफ 9 करोड़ अगर जूट या जूट रिलेटेड एनीथिंग, जो गैंजेस लैंड पे जो भी इंडस्ट्रीज है, अगर वो मतलब प्रॉब्लम को ठीक कर सकता है, तो बाकी 5 करोड़ तो कहीं दूसरा जगह से अपने आप को बना ही लेगा। लेकिन कौन करेगा सर? दैट इज अ बिग क्वेश्चन, हु विल बिल्ड, हाउ कैन? ये स्नेहासिस, तेरे को तो पता होगा, सर बोलो। तेरे आसपास वाला एरिया में, बैरकपुर सोदपुर वाला एरिया में जूट मिल नहीं है? আমাদের সোদপুরে গঙ্গাধরে 3টে জুট মিল, 2টো বন্ধ, একটা খোলা। देखो और যেটা খোলা मिल गया, সেখানে তোমার ঠিকঠাক ভাবে মাইনে পায় না। एग्जैक्टली देखो मुझे अभी याद आया कि स्नेहासिस का घर गंजे से मतलब एकदम गंगा किनारे है, ठीक है। सिर्फ सोदपुर में ही 3 जूट इंडस्ट्री है, उसमें से 3 में से 1 खुला है, 2 बंद पड़ा है, और एक जो खुला है उसमें भी लोगों को प्रॉपरली सैलरी नहीं मिलता। देखो एकदम मतलब हैंड टू हैंड आपके सामने मैं आपको ये रख लिया। थैंक यू स्नेहासिस, याद आ गया मुझे अचानक से। चलो, तो बेसिकली आपको समझ आ रहा है ना कि इंडिया के पास क्या है और क्या हो सकता है। चलो कोई बात नहीं, क्या हो सकता है, लेकिन सर हमारे पास सेलिब्रेट करने के लिए बहुत कुछ है। जो भी हो, और क्या क्या था जिसके ऊपर मुगल एम्पायर डिपेंडेंट था, बहुत फेमस हुआ था करता था? टेक्सटाइल, शिप बिल्डिंग, जहाज बनाने में नंबर 1 हुआ करता था। आज के डेट में इंडिया क्या करता है? जहाज बनाते हैं, कुछ जहाज तो बाहर से भी हम लोग इंपोर्ट करके लाते हैं। इंडिया को तो जहाज बनाना भी आजकल याद नहीं है। मतलब ऐसा फॉरेन पढ़ाई चालू किए, हाँ, ऐसा यूरोपियन पढ़ाई चालू किया हम लोगों ने कि अपना बिल्डअप कर सिस्टम भी भूल गया। मतलब हम लोगों ने सोचा भाई सूटेड बूटेड पहन लेंगे, गले में टाई बांध लेंगे, तो शायद कुछ ज्यादा स्मार्ट हो जाएंगे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। आज शिप बिल्डिंग छोड़ो, एयरक्राफ्ट में भी हम लोग मतलब इंडिया का मैक्सिमम जो इकोनॉमी में पैसा आता है, मैक्सिमम पैसा हम लोग सोचते हैं कि जैसे देखो ना, बिहार में कितना फ्लड हुआ। हाँ, फ्लड मतलब बेसिकली ब्लड है ना, कितना लोगों का जान लेता है बिहार फ्लड। आसाम बिहार तो हर साल डूबता है, कोई सोचता ही नहीं है कि कैसे इसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करे। पायल इज हियर, बिहार से भी है, आसाम से भी है। हाँ पायल, कितना बाढ़ होता है? तुम्हें मुझे सवाल करता है सर, क्यों कोई क्यों नहीं करता है?
हाँ फाइल सर। देते, हाँ। बिहार में भी सिचुएशंस, मतलब कितना दिन से तो कितना लोग क्लास ही नहीं कर पा रहे, ठीक है, इतना ज्यादा फ्लड का सिचुएशंस बढ़ चुका है। तो ये हर साल हो रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि एक बार हुआ किसी कारण से एक्सीडेंटल है, नहीं, इट्स मतलब रेगुलर पैटर्न। लेकिन प्रॉब्लम क्या जानते हो, टोटल जीडीपी का मैक्सिमम पोर्शंस सी बिल्डिंग में, मतलब जो भी बहुत फॉरेन से इंपोर्ट करने में चला जाता है, खुद बनाता तो सस्ता पड़ता ना। एयरक्राफ्ट, एरोप्लेन जो होते हैं बाहर से लाना पड़ता है, चाहे फाइट के लिए हो चाहे खुद चढ़ने के लिए हो, मतलब नॉर्मल जो कॉमर्शियल यूज के लिए। तो सारा का सारा जीडीपी का पैसा तो एयरक्राफ्ट, एयर वेसल्स में चला जाएगा। तो बिहार आसाम को क्या बचाएगा? 400, 500, हजार हजार करोड़ का दाम होता है एक एयरक्राफ्ट का। कल ही मुझे भाई बता रहा था कि इंडिया का जो फाइटर एरोप्लेन्स है ना, जो पाकिस्तान चाइना के साथ लड़ने के लिए इंडिया को लेना पड़ता है, बिकॉज इंडिया के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, वो करंट एजुकेशनल पैटर्न नहीं है, यहाँ का स्टूडेंट लोग कुछ नहीं बना पाता। क्या क्या नाम है आप लोगों को मेरे से ज्यादा पता होगा। एक नाम मुझे भाई बता रहा था, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, एक्चुअली मुझे थोड़ा ये सब टेक्नोलॉजिकल नाम याद नहीं रहता, लेकिन क्या दाम है। लेकिन क्या करे, जीडीपी का तो मैक्सिमम उधर चला जाता है, तो फिर बिहार आसाम को कहां से बचाएंगे? पहले देश को तो बचा ले। मतलब क्या एजुकेशनल पैटर्न बना है, वाह वाह। पता नहीं सर, सीरियसली इट्स अ वाह वाह सिचुएशंस। मतलब नेगेटिव वे में वाह वाह करना चाहिए। एंड स्टील प्रोसेस्ड एक्सपोर्ट्स इंक्लूडेड कॉटन, टेक्सटाइल्स, yarns, थ्रेड, सिल्क, जूट एटसेट्रा, मेटल वेयर। फूड में शुगर था, ऑयल्स था, बटर, बटर बहुत फेमस हुआ करता था इंडिया का, ठीक है। सिटीज एंड टाउन्स बूम्ड अंडर द मुगल एम्पायर। हाँ, इसमें कुछ एग्जाम्पल आज भी है सर, मुगल एम्पायर में लखनऊ, हाँ, कानपुर, ये सब जो सिटी बना था, गुजरात, अहमदाबाद, बहुत गजब का। कोलकाता तो ब्रिटिश एरा में बना था। तो जो भी हो, तो हिस्ट्री बहुत रीच हो रहा है ना सर, कुछ ज्यादा ही रीच है स्टोरी। ओके, ये देखो मुगल एम्पायर में ये क्या कपड़ा पहना है, देख रहे हो सर? ये कपड़ा आज के डेट में कोई बना ही नहीं सकता। ये जो कपड़ा पहना है, ये कपड़ा क्या है जानते हो? मुस्लिन है, मुस्लिन। नाम सुने हो क्या ये कपड़ा का? ये मुस्लिन कपड़ा आज के डेट में कोई बिल्डअप ही नहीं कर सकता, कोई मैन्युफैक्चर ही नहीं कर सकता मुस्लिन। ये कपड़ा एक देसलाई बॉक्स में आ जाएगा सर, मैचिस बॉक्स होता है ना, मैच स्टिक्स का बॉक्स, यू कांट इमेजिन, एक मैच स्टिक के बॉक्स में ये पूरा का पूरा एक क्लोथ पैकेजिंग होके आ जाएगा। बंगाल में बनता था सर। आज के डेट में मुस्लिन बनता है, ऐसा नहीं बनता, लेकिन पुराना टेक्नोलॉजी, मतलब ये जो पैटर्न था, मतलब जिस तरह का क्वालिटी उस टाइम पे था, वो क्वालिटी आज नहीं है। लेकिन देखो ज्यादा पुराना बात नहीं है, जस्ट 1665, जस्ट 300-400 ईयर्स बैक। करेंटली आप देख सकते हैं यूरोपियन नेशंस में जो कपड़ा यूज होता है, जो लड़की लोग शादी करते हैं ना, वो कितना बड़ा बड़ा गाउन पहनते हैं व्हाइट कलर का। क्रिश्चियंस वे मैरिज में हम लोग देखते हैं टीवीज वगैरह में, मतलब वो लड़की आगे आगे चलते हैं, उसके पीछे कोई पकड़ के रखता है उसका गाउन को। हाँ, वो बेसिकली मुस्लिम से बना होता है। जो क्वीन लोग शादी नहीं करते, हेलो आप लोग नहीं देखे लंदन में जो प्रिंस लोग मैरिज करते हैं, हम लोग बोलते हैं वाओ क्या कपड़ा है, हाँ किस तरह का क्लोथ है, क्या फैशन है। हम लोग बोलते कि नहीं बोलते? वो क्या है सर? वो मुस्लिन है, मुस्लिन, मुस्लिम नहीं रे बाबा, मुस्लिन, ओके, या मसलिन, जो भी बोलो। आप लोगों को समझ में आ रहा है? और ये मुस्लिम बंगाल में बनता था, ये देखो सर, मैं कोई कहानी नहीं बनाऊंगा, सब एकदम हार्डकोर ट्रूथ है। यूरोपियन फैशन देखो, यूरोपियन फैशन फॉर एग्जांपल became increasingly dependent on Mughal Indian textile and silks from the late 17th century to the early 18th century. Mughal India accounted for 95% of the British imports from Asia, and the Bengal Suba province alone accounted for 40% of Dutch imports from Asia. Dutch मतलब सर बेसिकली डच मतलब ओलंदाज होते हैं, ये पुर्तगाल का जो लोग होते हैं ना उनको डच कहते हैं। डनिश, डेनमार्क में जो लोग होते हैं ना उनको डच कहते हैं। डच इंपोर्ट फ्रॉम एशिया। इन कॉन्ट्रास्ट देयर वाज वेरी लिटिल डिमांड फॉर यूरोपियन गुड्स इन मुगल इंडिया। मतलब यूरोपियन गुड्स उसके हिसाब से इंडिया में कोई पसंद नहीं करता था जितना आज हम लोग करते हैं। विच वॉज लार्जली सेल्फ सफिशियंट, मतलब इंडिया बहुत ज्यादा सेल्फ सफिशियंट था, उनको किसी का दरकार नहीं था। जो बात आज मोदी जी बार बार चिल्ला रहे हैं कि लोकल को फोकल करो और ग्लोबल बनाओ, लोकल को फोकल करो मतलब लोकल में पॉइंट सेंटर करो और उसको ग्लोबल बनाओ, बार बार मोदी जी बोल रहे हैं ना,
आप लोग सुन रहे हो क्या? बोल रहे हैं, कितना कर रहे हैं वो उसमें डाउट है लेकिन मोदी जी बोल रहे हैं। इंडियन गुड्स स्पेशली दोज फ्रॉम बंगाल, स्पेशली दोज फ्रॉम बंगाल। देखो बंगाल बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, देख रहे हो? ये मैं इंडियन इकोनॉमी पढ़ा रहा हूं और उसमें बंगाल देखो बार बार, बार बार बंगाल। इवन आज के डेट में इंडिया में बंगाल का जो मैक्सिमम वर्कर्स है, ये कहाँ काम करने जाते हैं जानते हो? अगर आप गुजरात जाओगे ना, मैक्सिमम कपड़ा का, गुजरात एंड मुंबई इज द करेंट मतलब टेक्सटाइल सेक्टर्स इन इंडिया। गुजरात एंड मुंबई, डू यू ऑल नो? गुजरात एंड मुंबई इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। स्पेशली अहमदाबाद को तो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है करेंटली। और उसमें मैक्सिमम वर्कर बंगाल का है और सब लेबर लेवल में काम करते हैं। मतलब इतना टैलेंट होके सब लेबर बन चुका है, जहां इनको बिजनेसमैन बनना चाहिए था, सब लेबर ही करता है पर डे 300 रुपया 500 रुपए में। मतलब इसको कहते हैं बदकिस्मती और नालायकी। were also exported in large quantities to other Asian markets such as Indonesia and Japan. मतलब बंगाल डायरेक्टली इंडोनेशिया एंड जापान के साथ बिजनेस करता था। एट द टाइम मुगल बंगाल वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर टू कॉटन टेक्सटाइल प्रोडक्शन। कॉटन टेक्सटाइल प्रोडक्शन में मुगल बंगाल वर्ल्ड का सबसे बेस्ट हुआ करता था सर, सबसे बेस्ट। सब बंगाली वर्कर है सर, सब बंगाली वर्कर। कोई ऐसा नहीं कि बाहर से कोई अरब से आके यहाँ पर काम नहीं करता था, उल्टा अरब से लोग आके यहाँ पर काम करता था। आज जैसे इंडिया का लोग बाहर जाते हैं ना जॉब के लिए या फिर फॉर एनी हाउ रीजन, उस टाइम पे सब बाहर से इधर आता था कि भाई चलो बंगाल चलते हैं थोड़ा काम करने के लिए। और ज्यादा पुराना बात नहीं है, मैं आपको 400 साल पुराना बात कर रहा हूँ। In the 18th century, the Mughal Empire declined and is lost western, मतलब basically मतलब western central parts of South and North India, and Maratha Empire बीच में आ गया। फिर ब्रिटिश इंडिया का जर्नी चालू हुआ, एंड ब्रिटिश इंडिया के जर्नी पे भी इंडिया बहुत ही ऊंचा में गया था, लेकिन नॉट लाइक मुगल। ओके, ब्रिटिश एम्पायर चालू हुआ था। यू ऑल नो बेसिकली दिस हिस्ट्री इज अ वेरी मॉडर्न हिस्ट्री। से लेके 1947 तक ब्रिटिश एरा था। 15 अगस्त आ रहा है रे बाबा, सेलिब्रेट करने के लिए बहुत कुछ है। 15 अगस्त आ रहा है, जस्ट 5 days टू गो। मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है ये, और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इसको बहुत बड़ा दिन मानो। आई होप आपके लिए भी उतना ही बड़ा है जितना मैं अपने लिए मानता हूं, और सब पूरा भारतवासी के लिए है। लेकिन ये 15 अगस्त हमको ब्रिटिश से इंडिपेंडेंस तो मिला था, लेकिन हमें अपना पुराना ग्लोरी पे फिर से वापस जाना है, तब जाके मैं एक्चुअली इंडिपेंडेंस मानूंगा। देखो देयर इज नो डाउट, मनमोहन सिंह ने क्या कहा, देखो सब बिजनेस वाइज देखो। आप लोगों ने इंडिपेंडेंस हिस्ट्री एक अलग लेवल में पढ़े, आज आप लोग बिजनेस के नजरिया से देख रहे हो। योर टोटल पॉइंट ऑफ व्यू इज ऑन द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। There is no doubt that our grievance against the British Empire had a sound basis, as the painstaking statistical work of the Cambridge historian August Madison has shown. India's share of world income collapsed from 22.6% in 1700, almost equal to Europe's share 23.3% at the time of, to as low as 3.8% in 1952. Indeed, at the beginning of 20th century, the brightest jewel in the British crown was the poorest country in the world in the terms of per capita income. Manmohan Singh, the finance minister, the famous finance minister from India, famous finance minister, and also the prime minister. As a prime minister, वो बहुत कुछ impact तो नहीं डाल पाया due to parties pressures. ड्यू टू पार्टीज प्रेशर्स बहुत कुछ कर नहीं पाया, लेकिन एज ए फाइनेंस मिनिस्टर ये बहुत ही अच्छा इंसान थे और बहुत ही गजब का लॉजिकल डिसीजंस लेते थे। यू हैव टू नो दिस पर्संस बिकॉज एज इकोनॉमिकल पर्संस मॉडर्न डे में मनमोहन सिंह का बहुत बड़ा योगदान है। मैं आपको आगे कभी डिस्कस करूंगा, मेरे पास मनमोहन सिंह का बुक्स भी है, मैं पढ़ता भी हूँ कि क्या क्या डिसीजंस लिया था। आपको थोड़ा बहुत, एक मूवीज भी आया है उसके ऊपर, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर्स। डू यू ऑल नो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर? अक्षय खन्ना ने देखे देखे हो? वेरी गुड सर। वहां पर आपको थोड़ा सा आइडिया जरूर मिलेगा कि मनमोहन सिंह का जो भी डिसीजन मेकिंग था वो कितना पावरफुल था, लेकिन ड्यू टू प्रेशर ऑफ कांग्रेस पार्टी इन इंडिया, ठीक है, स्पेशली नॉट ओनली कांग्रेस, मिलीजुली सरकार था, खिचड़ी सरकार, यूपीए, यूनाइटेड यूपीए का फुल फॉर्म याद नहीं आ रहा है, यूनाइटेड पार्टी अलायंस आई थिंक, ठीक है, तो करने नहीं दिया उनको।
ठीक है, जो भी हो, डेमोक्रेसी में जैसे अच्छा होता है ना, डेमोक्रेसी का बुराई भी होता है। तो जो भी हो, यहाँ पर आपको समझ में आया ना कि आज की डेट में ये क्या कहना चाहते हैं कि आज अगर इंडिया का इकोनॉमी गिरा है तो इंडियन इकोनॉमी गिरने के पीछे ब्रिटिश का बहुत बड़ा हाथ है। बिकॉज ये लाइन देखो सर, द ब्राइटेस्ट ज्वेल इन द ब्रिटिश क्राउन, मतलब ब्रिटिश के पास जो भी है वो इंडिया है। आज अगर इंग्लैंड के पास क्या है, कुछ नहीं है। अब कभी इंग्लैंड देखना चाहते हो, इंग्लैंड क्या है? चलो आपको इंग्लैंड दिखाते हैं। ममता दीदी लंदन बना रहे हैं, ममता दीदी को पता ही नहीं है। ममता दीदी सबको क्या बताते हैं, सुनते हो आप लोग? द चीफ मिनिस्टर ऑफ बंगाल सबको सुनाता रहते हैं कि वो कोलकाता को लंदन बनाएगा। हाँ, मेरे को इतना गुस्सा आता है ना सर, आप लोग कम से कम ऐसा परसेप्शन ना बनाओ। ये है कोलकाता, ओके, कहते हैं कि इसको लंदन बनाएगा। अरे भाई क्यों लंदन बनाएगा? हाँ, आप एक बार इंग्लैंड देखो, जस्ट लुक एट द इंग्लैंड, एक बार साइज देखो इसका। यह है इंग्लैंड, देखो बस, वो भी मैं कुछ बड़ा कर दिया, इतना भी बड़ा नहीं है। देख पा रहे हो, यूके 4-5 शहर है, एडिनबर्ग, लंदन, लिवरपूल, मैनचेस्टर, बस। और इधर आयरलैंड को लेके मिलजुल के यूके है, इतना है ये। इसके साथ हमारा कंपैरिजन चलता ही नहीं है। ये आज जो बना है ना, इंडिया के पैसे से बना है। द टोटल इकोनॉमी इज बिल्ड फ्रॉम इंडियाज मनी, पूरा का पूरा इंडिया के पैसे से बना है। ईच एंड एवरीथिंग। इवन आपको पता है कोहिनूर भी इसके पास है, द फेमस मयूर सिंहासन, पूरा का एकदम अलग अलग ज्वेल से बना हुआ मयूर सिंहासन में इंग्लैंड में है। चलो अच्छा है, सेफ है। कोई कोई बोलता है कि इंग्लैंड में है इसलिए सेफ है, इंडिया में होता तो रहता ही नहीं, दैट्स अ डिफरेंट इशू। बट इंडिया का हालत इतना, इंडिया को गरीब बना के गया ना, सब कुछ लूट लाट के चला गया। और आज हम लोग इन्हीं को कॉपी करते हैं। इनका साइज देखा आपने? हाँ, क्या है दोनों तरफ, इधर नॉर्थ सी, इधर अटलांटिक। इतना ज्यादा तूफान आता है, कुछ नहीं है। मिट्टी में भी उतना उपजाऊ नहीं है, जस्ट अ लिटिल बिट हाईलैंड। और इधर तो पूरा बर्फीला एरिया है, कुछ नहीं है इनके पास। देखो इंडिया, देखो कंपेयर करते इंडिया के साथ, पता नहीं साइज देखो इसका। मतलब बस हमारा बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल को जोड़ दो तो इंग्लैंड बन जाएगा। हाँ, इतना मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाया आपको। इंडिया के साइज के सामने मतलब 10 इंग्लैंड घुस जाएगा इंडिया के अंदर। यस और नो? हेलो यस सर। सर, सब कुछ आंखों देखी है आपके सामने। लुक एट द बिजनेस सिनेरियो ऑफ इंडिया। मतलब क्या है इंडिया के पास, क्या बना है इंडिया, और क्या बन सकता है इंडिया, क्या था इसके पास। और जिसके साथ कंपेयर करके कोलकाता को लंदन बनाना चाहते हैं, आपको लगता है लंदन को कोलकाता बनाना चाहिए? मतलब वी शुड मेक द एग्जाम्पल। हम किसी को कॉपी क्यों करें? ममता दीदी चिल्ला रहे कोलकाता को लंदन बनाएगा। लेक टाउन में हमारा जहाँ क्लासेस है ना, आप लोग जानते हो, लेक टाउन में जहाँ क्लासेस का ऑफिस है, वहां पर वो बिग बेन टावर बना है, देखे हो आप लोग? बिग बेन लंदन में जो है उसके साथ कॉपी करके, आप लोगों को तो पता है, एकदम लेक टाउन मोड़ में। हाँ, वहां पर एक बिग बेन टावर बना दिया, छोटा वर्जन। क्या जरूरत है? कोलकाता का अपना कुछ नहीं है क्या? लंदन का चीज कॉपी करके कलकत्ता में, हे भगवान, पता नहीं चलता ये क्या कर रहा है। उसी में लड़का लड़की लोग क्या खुश, यूथ सेल्फी खींच खींच के फेसबुक में पोस्ट करता है। पता ही नहीं है, अपना ग्लोरी नहीं पता, अपना स्टोरी नहीं पता, अपना हिस्ट्री नहीं पता। किस बात का गर्व करेगा पता नहीं, कहाँ जा रहा है यूथ, आई डोंट नो। जो भी हो, आपको काम है सीखना सर, आप सीखते जाओ। मेरा काम है सिखाना, हम सिखाते जाते हैं। ओके, हिस्ट्री तो आज गजब का आपको सिखा रहे हैं। क्या हुआ, कोई कुछ कहना चाहते हो क्या? यहाँ पर हिस्ट्री में आपको ये एक डेटा दिखा रहा हूं, देखो आप डेटा एक बार देखो। जीडीपी पर कैपिटा, इंडिया के साथ यूनाइटेड स्टेट्स का जीडीपी, यूके। Estimated GDP per capita of India and United Kingdom during 1700 से 1950. In 1990 US dollar according to Madison. However, Madison estimates for 18th century have been criticized as gross. चलो क्रिटिसाइज तो हर चीज का होता है, बट फिलहाल आप बस एक डेटा देखो। ये ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब जो कंपनी इंडिया में आके इंडिया को राज किया, वही तो बाद में ब्रिटिश एम्पायर बन गया। यह है ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब ब्रिटिश इंडिया। यह है ब्रिटिश राज, मतलब जब उसका गवर्नमेंट फॉर्म हुआ
उस टाइम पे 1700 में इंडिया में मतलब उसका राज इंडिया में चल रहा है, लेकिन इंडिया का इकोनॉमी किस तरह से डिक्लाइन में जा रहा है देखो। $1000 भी नहीं है जीडीपी पर कैपिटा। $1000 मतलब आप आज के डेट में समझ रहे हो ना, इन्फ्लेशन एडजस्टेड है ये, मतलब आज के डेट में ही वैल्यूएशन करके रखा है। मतलब जब इंडिया का ही पूरा का पूरा रिसोर्स यूज करे जा रहे हैं, द टोटल रिसोर्स यूज फ्रॉम इंडिया ईच एंड एवरीथिंग, मतलब एक सुई से लेके मतलब एक कपड़ा तक, ईच एंड एवरीथिंग वो इंडिया का यूज करता है। जब इंडिया का देखो $1000 भी नहीं पहुंचा, पूरा रेड जोन में है और पूरा $0 में 1700 से 1950 पूरा खा लिया सर। दे जस्ट एंड इट। और आज हम लोग उसी का लैंग्वेज बोल के खुशी होते हैं। मुझे इसका बहुत बुरा लगता है। ये तो मैं भी यूज कर लेता हूँ इंग्लिश, मुझे एक्चुअली पसंद नहीं है ये लैंग्वेज, बट एक हैबिट सा आ गया और कुछ नहीं, ये ड्यू टू आवर एजुकेशनल कल्चर, बट मुझे बहुत बेकार लगता है। पर्सनली मैं अपना व्यू बता रहा हूँ आपको, आई रियली डोंट लाइक। और कोई भी मेरे जैसा कोई भी एजुकेटेड पर्सन को लाइक होना ही नहीं चाहिए। जिसको सच पता होगा वो किसी को लाइक उसको पसंद ही नहीं होगा। जिसको ट्रुथ पता होगा ना वो किसी का चमचागिरी नहीं करेगा। मुझे तो चमचागिरी में बहुत प्रॉब्लम है, बट क्या है, ट्रेंड है, अभी सिस्टम है, चलना पड़ रहा है, लेकिन दिल से नहीं मानता। लेकिन आप देखो इसका, देखो $8000 का इकोनॉमी, उस टाइम पे यूके जैसा कोई कंट्री नहीं था, यूएस का तो नामो निशान नहीं था। $8000 पर कैपिटा इनकम 1950 में, पूरा का पूरा इंडिया का लेके, और इंडिया के पास कुछ नहीं। दूसरा एक डेटा देखो, हिस्ट्री पता करो तो एकदम रियल में स्टोरी पता करो। ये वाला देखो, लुक एट दिस डेटा, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट डेटा। ये डेटा भी आपको गजब यूजफुल लगेगा। 1000 मतलब फ्रॉम 1000 से लेके 2003 का डेटा यहाँ पर है, सॉरी 1 से लेके, दिस इज 1 CE, मतलब जस्ट क्रिस्टाफ जो चालू हुआ है वहां से लेके 2003 तक का डेटा देखो। जब 1 चल रहा है, हाँ इंडिया कौन सा देखो, ऑरेंज वाला लाइन जो है ना ये इंडिया है, देख पा रहे हो ना आप लोग। दिस ऑरेंज लाइन से इंडिया, टोटल वर्ल्ड का जीडीपी का कितना परसेंटेज इंडिया देख रहा है देखो, ऑरेंज लाइन में टॉप कर रहा है 30% के साथ। अप टू 1500 तक देखो टॉप में ही है। ये रेड कौन है, चाइना इसके साथ थोड़ा कॉम्पीट कर रहा है, आज भी कॉम्पीट कर रहा है, लेकिन चाइना बहुत ज्यादा आगे है। यूएसए कब आया, देखो इंडिया डिक्लाइन होते ही गया। देखो एक बार आप प्लीज देखो, एक बार प्लीज देखो कि मुझे क्यों दुख लगे, नहीं लगेगा। इंडिया इज द ओनली कंट्री जिसको दुख, मतलब जिसका दुख का खत्म कोई अंत नहीं है, ठीक है। आप चाइना को देखो, चाइना हाइट में गया था सर इंडिया के साथ कॉम्पीट करके, इंडिया चाइना, लेकिन चाइना भी डाउन हुआ था। जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला ना, तब उस टाइम पे चाइना भी बहुत नीचे था, यू कैन सी इट इजीली। बट 1950s के बाद इंडिया और डिक्लाइन में गया, लेकिन चाइना देखो फिर से ऊपर चला गया। चाइना का ग्रोथ रेट फिर से आ गया, चाइना भी नीचे गया था बट अपने आप को फिर से बना लिया, बिकॉज चाइना किसी को कॉपी नहीं किया, ये किसी का चमचागिरी नहीं किया। आज चाइना के साथ इंडिया का बनता नहीं है, हमें भी नहीं पसंद, लेकिन फिर भी फॉर चाइनाज ओन पॉलिसी, फॉर दी ओन डेवलपमेंट, फॉर द बेनिफिट ऑफ देयर पीपल, चाइना ने किसी को कॉपी नहीं किया, अपने हिसाब से किया। मतलब ऐसा नहीं कि ब्रिटिश को फॉलो करना है, ऐसा नहीं कि यूएस को फॉलो करना है, इंग्लिश नहीं बोलेंगे तो जिंदगी खराब हो जाएगा, दैट काइंड ऑफ मेंटेलिटी इज नॉट हैव इन चाइना। यूरोप का देखो सर, कुछ नहीं था इसके पास, यूरोप स्पेशली वेस्टर्न यूरोप। भेजी तो हमें लगे थे, हाँ हाँ, स्पेशली वेस्टर्न यूरोप के पास कुछ नहीं था। देखो फ्लैटर 0% जीडीपी, 0%। 1820 से जब से इंडिया में आया तब से जीडीपी में क्या ग्रोथ लाया, ओ हो, एकदम गाड़ी क्या बढ़ाया गाड़ी को। मिडिल ईस्ट को देखो, मतलब आज का जो दुबई एंड अरबियन नेशंस, ये उस टाइम पे भी वर्ल्ड जीडीपी का 10% हुआ करता था, फिर नीचे आया था, वंस अगेन ये थोड़ा सा फिर से अपने आप को ऊपर लेके आया, और ड्यू टू ऑयल इसके बहुत कुछ हुआ। और आज के डेट में तो ये इंटरनेशनल बिजनेस ट्रांजैक्शंस में काम करते हैं, लेकिन यूएस ऑन दैट टाइम 10% समथिंग था, अपने आप को बढ़ाया और स्टिल
स्टिल लीडिंग इन द कंट्री। यूएसए एंड यूरोप दोनों आज भी लीड कर रहा है। सर प्लीज टेल मी, समझ में आ रहा है? स्निग्धा, वर्ल्ड हिस्ट्री ऑफ बिजनेस समझ में आ रहा है और उसमें इंडिया कहाँ है समझ में आ रहा है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये बाकी लोगों को भी पूछ रहा हूँ, समझ में आ रहा है? अरिजीत, स्नेहाशीष? यस सर। यस सर। जिनको जिनको हिस्ट्री अच्छा नहीं लगता था, आप बताओ तो थोड़ा हिस्ट्री कैसा लग रहा है? ভালো। आप पढ़ोगे हिस्ट्री थोड़ा बहुत? हिस्ट्री में बहुत कुछ ऐसा, बहुत कुछ जो भी हो, तो आपको एक आइडिया मिल गया सर हिस्ट्री का। ठीक है, तो और डिटेल जरूरी नहीं है। ठीक है, जितना जरूरी था मैंने आपको एक बता दिया। इसके बाद जो स्टोरी है दैट इज प्री लिबरलाइजेशंस का स्टोरी, मतलब आफ्टर 1947 से लेके 91 का एक स्टोरी है, हिस्ट्री है कि ये आफ्टर ब्रिटिश जाने के बाद और मनमोहन सिंह का वो लिबरलाइजेशंस पॉलिसी जो है, एलपीजी, लिबरलाइजेशंस, प्राइवेटाइजेशंस एंड ग्लोबलाइजेशंस, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। प्री लिबरलाइजेशंस पीरियड, ओके, इस टाइम पे इंडिया में क्या हुआ था? जस्ट ब्रिटिश गया, उसके बाद इंडिया ने एक्चुअल में क्या कर पाया? ठीक है, 5 ईयर प्लानिंग, जस्ट एक बार रीड कर लेना। और उसके बाद 91 के बाद आफ्टर लिबरलाइजेशंस का सिस्टम जो करेंटली चल रहा है, जो करेंटली चल भी रहा है, ये आफ्टर लिबरलाइजेशंस इंडिया में क्या हुआ। ठीक है, तो ये था ओवरऑल एक सिनेरियो इंडिया का। ये देखो, इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक का भी रिसेंटली मैंने यहाँ पर दिया कि क्या हुआ है रिसेंट पैंडेमिक के कारण। ठीक है, तो दिस इज हाउ इंडियन इकोनॉमी, और भी कुछ पार्ट से मैं आपको आगे आगे और भी शेयर करूंगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल मैंने आपको इतना बताया कि किस तरह से बिजनेस सिनेरियो में सिचुएशन स्टोरी वाइज में आपको दिखाया। ठीक है, फिर एक्चुअली में मैंने आपके साथ बिजनेस स्टडीज का एकदम इंट्रोडक्टरी जो पेपर है उसी का मतलब डिस्कशंस कर रहा हूँ। उसमें मैंने आपके साथ आज बेसिकली मैंने आपके साथ हिस्ट्री डिक्लेयर किया कि इंडिया का बिजनेस हिस्ट्री एक बार आप देख लो। फिर मैं आपके साथ ये सब मैटर में डिस्कस करूंगा जो बहुत ही वाइटल है, दैट इज कुछ बिजनेस स्टडीज का कुछ डोमेन है। ठीक है, बिजनेस स्टडीज में जैसे कि ये बिजनेस स्टडीज क्यों पढ़ना चाहिए। ठीक है, हिस्ट्री पढ़ने के, हिस्ट्री तो समझ गए, इसके बाद हमें इंपॉर्टेंस जानना है कि बिजनेस स्टडीज पढ़ने का इंपॉर्टेंस ही क्या है। ठीक है, इंपॉर्टेंस के बाद हमें ये भी जानना है, तो वेरी वाइटल पार्ट, दैट इज बिजनेस में क्या क्या होता है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पस फॉर ऑल ऑफ यू, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में बिजनेस क्या है, प्रोफेशंस क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्या है, इसका डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोफेशंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एंड एक्टिविटी इंडस्ट्री ट्रेड कॉमर्स में क्या होता है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंड लार्ज ट्रेड कॉमर्स क्या होता है, जियोग्राफिक स्कोप, लोकल नेशनल मल्टीनेशनल बिजनेस में क्या होता है, ओनरशिप स्टेट ओन, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट, प्रोप्राइटरी, कॉर्पोरेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सब की सब एग्जाम पर्पज के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आपको ये भी हम जानना पड़ेगा कि कितना टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ये भी वेरी वाइटल है, ये भी बहुत वाइटल है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर देयर। ठीक है, जिसमें आपको मिलेगा सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप बिजनेस, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बिजनेस एंड कंपनी बिजनेस। कैसे कंपनी बिजनेस बनता है ये भी इंपॉर्टेंट है, हाउ कंपनी फॉर्म। ठीक है, जो मतलब ये सारा का सारा चर्चा आगे के क्लास में चर्चा चलेगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया। ठीक है, किसी को कुछ क्वेश्चंस करना है तो आप कर सकते हो आज के हिस्ट्री वाइज, हिस्ट्री रिलेटेड। इफ यू एनीथिंग यू वांट टू आस्क, यू कैन आस्क मी नाउ। ये नोट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, इस नोट्स में मुझे कुछ कटिंग भी करना है क्योंकि कुछ ज़्यादा डिटेल्स है यहाँ पर। मैं नॉर्मली सीनियर क्लासेस में ये शेयर करता हूँ, तो मैं तो थोड़ा आपके लिए, आपके लेवल के लिए मुझे इसको बिल्डअप करना है, फिर मैं आपके साथ इसको शेयर करूंगा। ठीक है, ठीक है ना? हाँ सर। ओके, तो बिजनेस हिस्ट्री में आपके साथ शेयर किया। अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो। স্নিগ্ধা, স্নিগ্ধা ক্লাস বোঝা গেছে? স্নিগ্ধা বল, Yes, sir. ভালো লাগলো?
হ্যাঁ হ্যাঁ Actually, I am very excited. হুম। Okay. अरिजीत বোঝা গেছে? বিশ্বজিৎ? हाँ सर बुझते পেরেছি। Okay. It's a business history था, मैं नोट शेयर करता हूँ आप लोगों से, ठीक है? ओके, अगर क्लास समझ में आया तो बहुत ही गुड, वेरी गुड सर, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्लास में और भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में बातें करेंगे सर, ठीक है? इसी चैप्टर में चलेगा, ठीक है? बाय फिर। স্নিগ্ধা একটু ওয়েট করে যাস তো। বাই স্যার। ওকে, স্নিগ্ধা একটু থাকবি। ওকে, বাই। ওকে স্যার। স্নিগ্ধা, আমি জিজ্ঞেস করছিলাম কি স্কুলে বিজনেস স্টাডিজ এর রিলেটেড কি কি এক্সামের জন্য বলেছে, ওটা আমাকে একটু কিছু পাঠিয়ে দিস না বাবু, তাহলে আমি তোর মতো করে এটা করে রাখবো, হ্যাঁ ঠিক আছে? বিকজ এরা যারা আছে এরা আগে একবার পড়েছে টপিক গুলো, এদেরকে নিয়ে আমার খুব একটা চিন্তা থাকে না। এরা অ্যাকচুয়ালি আমার কাছে সি এরও প্রিপারেশন করে, বুঝেছিস তো? স্কুলের সাথে সাথে এরা সি এর জন্য প্রিপারেশন করে, তো ফলে এরা অন্যান্য ক্লাসও এই টপিক গুলো কম বেশি করে, ঠিক আছে? এরা আমার কাছে অনেকগুলোই ক্লাস করে, বেশিরভাগই, বিকজ বেশিরভাগ আমার যারা পড়ে না তারা 11-12 এর সাথে সাথে সি এর প্রিপারেশনও করে, তো ফলে এদেরকে আমার অনেকবার একই জিনিস পড়ানো হয়ে যায়, ওই জন্য সবাই তো এরা হ্যাঁ হ্যাঁ করে। তো যাই হোক, তো তোর স্কুলের এক্সামটাতে বিজনেস স্টাডিজ রিলেটেড কি হবে আর ইকোনমিক্স রিলেটেড কি কি হবে আমাকে একটু শেয়ার করে দিস। হ্যাঁ, আমি পোরশনটা এখানে অলরেডি টিক মার্ক করা রয়েছে, আমি স্ন্যাপটা একটা পাঠিয়ে দিচ্ছি। আচ্ছা, আর অ্যাকাউন্টস রিলেটেড তুই যেরকম বলেছিস আমি সেই অনুযায়ী, তুই বাবাকে বলেছিস আমি নাকি করাবো না? না না, আমি ওরকম কিছুই বলিনি, আমি বলেছি যে এখন শুধু 3 উইকস বাকি রয়েছে,